गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है? तो भैया मौसम बिगड़ चुका है, कुछ जगह पे आंधी आ रही है, कुछ जगह बरसात होने के चांसेस हैं, बट कोई बात नहीं। आज हमारी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि अच्छा, कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था क्या तुम लोगों ने? कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा था कि नहीं? मैंने भेजा था आज कम्युनिटी पोस्ट। हाँ, तुम लोगों को पता है ना अपने पास। अब हम लोग जैसे मैं देख लेता हूं, बस मुझे याद नहीं रहा भी आते टाइम देखने का। कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा? हाँ, आजकल हम लोग कम्युनिटी उस पर भी पढ़ सकते हैं ना, उस पर भी कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा सा विचार आया, मैंने कहा यार बचा जो ये विचार है ये सबके साथ शेयर करते, और टीचर्स फीड में मिल जाता है आप लोगों को। हाँ हाँ हाँ, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बादल और बहुत ज़्यादा रेनफॉल के चांसेस हैं, लेकिन यार चलता है। ठीक है, मैंने अर्जुना बैच में आज डाला था, मैंने कहा भाई पढ़ के आना है। मैं बस देख लूँ कितने लोगों ने देखा। ओके ओके, बढ़िया, ठीक है। तो पढ़ के आए हैं सब लोग, मोल मोल मोल। चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस देख लिया, हो गया। चलिए, अब मुझे पता चल गया, अब मुझे पता चल गया। हाँ हाँ, आजकल वो भी है ना, ऐप में अपने पास कम्युनिटी पोस्ट चलता रहता है, उसमें टीचर्स भी कर सकते हैं। तो मुझे कहा चलो यार, मोल मोल हो रहा है तो बहुत सारे लोगों का देखते हैं। कल लास्ट क्लास में बहुत मोए मोए हुआ है बहुत लोगों का, ठीक है। कल बहुत लोग बहुत लोगों का मोए मोए हुआ है। तो अब मोल मोल चलते हैं, उसकी कहानी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन वहां तक जाने से पहले, ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने आज ही और कल ही पैसे दिए हैं तुम्हारी गलती नहीं है, बस तुम्हें पीछे का बैकलॉग रिवाइज करके आना है। और जिन लोगों ने पुराने पैसे दिए हैं पीडब्ल्यू को, जिन्होंने पुराना बैच लिया हुआ है, वो लोग पढ़ते रहिए, मोए मोए करते रहिए मोल मोल के बदले, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सब लोग। हाँ, ऐसा होता है ना कि अरे सर हमने तो कल ही बैच लिया, आज समझ नहीं आ रहा। तो बेटा अब थोड़ा सा लेक्चर नंबर 8 पे है, तो ऑब्वियस थोड़ा आगे चले जा चुके, ठीक है। चलिए, तो यस यस, स्टार्ट करते हैं। सब लोग एक बात बताओ, हम सब लोगों ने कल की क्लास में मोल निकालने का 3 फॉर्मूला पढ़ लिया है। मैंने बताया भी था कि भैया अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। मैं जितनी बार चाहूं उसको इतनी बार, जितनी देखो तुम्हारे सामने, अब इसी से तुम्हें आइडिया लग जाना चाहिए कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। कि अगर मास दिया है, सर मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, अगर मुझे बोल दिया जाए कि सर गिवन पार्टिकल्स दिए हुए हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और अगर वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, क्योंकि ये गैस के लिए वैलिड होता है। तो ये जो मैप था, वाई मैप हमने बनाया था, हमने बोला था सर मास से अगर मोल्स निकालना है, तो किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से। अरे किससे डिवाइड करोगे? मोलर मास से। और अगर इधर से इधर जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मोलर मास से। याद है क्या ये याद है? हाँ, ये सब कहानियां यहां कि सर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए हफ्ते में लिखेंगे फिर से नई कहानी। हाँ, क्योंकि दिल है कामचोर। याद है? यहां पर अपने पास देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन पार्टिकल को किससे डिवाइड करोगे? एवोगाड्रो नंबर से। और इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, सर वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मैंने क्या बोला था कि सर यहां पर किससे डिवाइड करोगे? मोलर वॉल्यूम से। और अगर उधर से इधर आना है तो मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम करेंगे। यही सब होता था ना? हाँ, यही याद है अपने पास? अरे भैया देख लो, कुछ याद चल रहा है। अच्छा, आज एक बात बताऊं, चलो आज शुरुआत में थोड़ी सत्संग करेंगे, लेकिन हाँ उनके साथ जरूर खेलेंगे जो लोग पढ़ रहे हैं। और इस क्लास में मैं कल ही देख रहा था, इस क्लास का परसेंटेज मुझे खुद अच्छा लगा। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो एज ए टीचर हम लोग भी कभी कभी
वल्नरेबल हो जाते हैं, बहुत सारे ट्रोल्स और सब चीज़ें आ जाते हैं, तो दिमाग वो हो जाता है। लेकिन कल मैंने जानबूझ के रात में आके देखा फीड कि हाँ भाई क्या चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बैच का जो परसेंटेज देख रहा था 83 या 84% जनता रेगुलरली क्लास कर रही है, मतलब डे 1 से लेकर अभी तक बहुत अच्छे से क्लास अटेंड कर रही है। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है वो आते हैं 10-15% लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बैच बड़ा है, 10-15% लोग ही बहुत होते हैं। लेकिन हाँ, मुझे वो अच्छा लगा कि 83 पॉइंट कुछ परसेंटेज था जो लगातार कर रहे हैं, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज इतना पॉजिटिव इस बैच में हूं। अगर कल तो मैं डर गया था, मैंने कहा यार पता नहीं सब के सब ऐसे ही तो नहीं आ गए कि हाँ भाई ठीक है कि पैसे दिए हैं, हाँ जैसे कल मैसेज लिख के गया था कि पैसे दिए हैं, आज ही पैसे दिए सर, ताजा ताजा पैसे दिए, बताइए समझ में नहीं आ रहा। प्लीज बेटा इसमें बुरा मत मानो, लेकिन जिन लोगों का बैकलॉग है प्लीज बैकलॉग जाके कवर करो, आपके पास नोट्स है, पीडीएफ है, प्लीज उससे जाके कवर करो। लेकिन हाँ, जो लोग 83% जनता ऐसे ही लगे रहो। तुमने एक बात बोली थी ना, हम सब लोग को याद रखना है कि सर ये चीज ना पॉसिबल है, आज भी पॉसिबल है, बस मेहनत करनी है। अब 11th क्लास में आ गए, मैं 10th क्लास के मोड को हटा दो, 11th क्लास में आ गए हो कि 10th में क्या था, 9th में क्या था कि 10 दिन बाद भी होता ना किसी की शादी वादी से घूम के आए तब भी आए तो भी कुछ ज्यादा नहीं छूटता है, यहां पर सब कुछ छूट जाएगा। आप सोचो ना, आज तीसरा हफ्ता है और उसके अंदर देखो कितना कुछ हो चुका है, ये सब चीजें आप समझ चुके हो जाएगा सर पक्का। चलो अब बढ़िया, एक बात बताओ, मुझे ये पता चल गया, मैंने एक गेम खेलना शुरू किया, मैंने कहा यार एक बात बताना, ये सब लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं क्लास में, एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे, उनके बारे में देखेंगे, और फिर हम लोग आज पहले थ्योरेटिकल पोर्शंस करेंगे और फिर उसके आगे जाएंगे, फिर उसके आगे जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं, मुझसे किसी ने बोल दिया calculate volume and mass of 18.066 into 10 की पावर 23 molecules of water। अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया कि सर इसका मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिया है, इसका मास बताओ और इसका वॉल्यूम बताओ, कितने लोग निकाल लोगे? और निकाल के बता दो, मास और वॉल्यूम बता दो, कितने लोग होगा, कितने लोग निकाल सकते हैं मास और वॉल्यूम, कितने लोग निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी? यस यस, अरे ठीक है, आज थोड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश और उसके चक्कर में थोड़ा सा हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम हो। जल्दी क्या होगा? केबीडी करेंगे बेटा, पहले आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर केबीडी करेंगे। कैलकुलेट वॉल्यूम एंड मास ऑफ 18.0। सर क्या होगा? सर मास और वॉल्यूम कैसे रिलेट करोगे? पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कैसे दिया? सर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसका मतलब सर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, किससे डिवाइड कर दूं? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं। मॉलिक्यूल्स दिए हैं, किससे डिवाइड कर दूं? एवोगाड्रो नंबर से। कितने मोल्स आ जाएंगे? 3 मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे। और जैसे ही 3 मोल्स ऑफ H2 आया, मास ऑफ H2O क्या होगा? सर मास ऑफ H2O क्या होगा? सर इनटू मोलर मास हो जाएगा सर 54 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ H2O क्या हो जाएगा? सर वॉल्यूम, सर H2O का वॉल्यूम, सर वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो जाएगा? 54 ml लिखेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग अब यहां पर 50 जिन लोगों ने वॉल्यूम ऑफ H2O2 में 3 इंटू 22.4 लीटर लिखा है, मैंने बोला था कल, इसीलिए बोला था कि बेटा लिक्विड के ऊपर मत लगा देना। 3 इंटू 24.22.4, जिन लोगों का ये आंसर आया होगा, सर आपने बस एक गलती कर दी, वाटर को गैस ले लिया। अरे गलती कर दी भाई, पानी का वॉल्यूम और मास बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है। पता चला कैसे फंसे? हाँ यही होता है, इसीलिए सबने मैं देख रहा था लगातार 26.27.2। अच्छी बात है तुम्हें याद था, लेकिन देखो मैं टीचर हूं ना, मैं गेम खेलूंगा। हाँ मैंने तो मजे ले लिए, इसीलिए बोलता हूं। देखो तुम एक सिंपल, तुमने गलती करी, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, इसीलिए बोलते हैं ना कि एग्जाम हॉल में यही सब चीजें तो अवॉइड करनी है, ठीक है? हाँ अरे कोई नहीं, करो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन का आंसर, अब नहीं फंसोगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। कैलकुलेट मास एंड नंबर ऑफ एटम्स of each element, number of atoms of each element
in 4.48 liters of 4.48 liters of CH4 गैस। चलो 4.48 लीटर्स ऑफ CH4 गैस, बताओगे क्या बनेगा, क्या बनेगा? कैलकुलेट मास एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक कोई बात नहीं यार, जिसका गलत हुआ सीखना है यार, तुम्हें सिखाने के लिए फंसाया, मुझे पता है ना, पहले पहले दिन है। ठीक है, ये देखो निकालो, लीटर ऑफ वॉल्यूम दिया है, CH4 गैस है तो इसके ऊपर चलेगा, इसके ऊपर फॉर्मूला वैलिड होगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्या होगा? करिए सब लोग साथ साथ में। 4.48 डिवाइड बाई 22.4 करेंगे, 22.4 करेंगे सर, 22.4 करेंगे। डेसिमल के साथ खेल जाओ, डेसिमल के साथ, नीचे एक डेसिमल ऊपर सर क्या हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। नहीं तो ऐसे लिखना है तो 10 और 100 कर दो। सर ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 0.2 मोल्स आ गए। मास कितना होगा, मास ऑफ CH4 कितना होगा? सर 1 मोल का मास कितना होगा, 16 ग्राम, तो ये कितना हो गया, 3.2 ग्राम। 0.2 मोल ऑफ CH4 है। सर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, CH4 मॉलिक्यूल है तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे CH4 के, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। सर एटम्स ऑफ कार्बन कितना होगा, एटम्स ऑफ कार्बन कितना होगा, 0.2 इंटू Na होगा। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 4 टाइम्स 0.2 Na होगा, मतलब 0.8 Na होगा। कितना हो जाएगा, 0.8 Na होगा। पक्का हो जाएगा। सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, ये दोनों को मिला दोगे यही आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इतने आ जाएंगे। पक्का एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। बस यही है, इसी को बोलते हैं, इसी को कर लो, यही तो करना है ना, इसी के अंदर खेल रहे हैं। इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन बोलता तो इलेक्ट्रॉन निकाल देते, प्रोटॉन बोलता प्रोटॉन निकाल देते। पक्का हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे भाई, वॉल्यूम, अरे भाई वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड करते हैं, 22.4 लीटर से। सर 22.4 से डिवाइड किया, डेसिमल को सॉल्व किया, कितने मोल्स आ गए, 0.2 मोल। ये CH4 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसलिए Na करेंगे तो मॉलिक्यूल आएगा। एटम के लिए इसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करो, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 1, हाइड्रोजन की कितनी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। मास के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर मास से, निकाल दो। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो? तो चलो भाई, अब अपने पास, अब अपने को हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे ताकि जो लोग नया नया पैसा दे के आए वो थोड़ा सा समझ पाए, और फिर उसके बाद हम लोग आज करेंगे फिर से अपने पास लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? चलो ये देखिएगा, नया टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है, ठीक है, हाँ, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर रिएक्ट करता है या कोई भी एलिमेंट्स अगर रिएक्ट करते तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ध्यान सुनना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हम लोगों के पास टोटल, हमें जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है वो टोटल हमें एनसीईआरटी के हिसाब से 5 पढ़ने हैं, अभी हम लोग 6 पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चलिए भाई जो लोग नोट्स लिख रहे हैं साथ साथ में लिखते चलिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो ऑब्वियस एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो लिख देते हैं, गिवन बाय लेवाइजर। किसने दिया है, लेवाइजर ने दिया है। लेवाइजर जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। अभी एक एक करके पढ़ेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोल देते हैं लेवाइजर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर हम लोग बोल देते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जिनका रेशियो एंड प्रोपोर्शन सेम हो। लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये किसने दिया था, तो ये दिया था गिवन बाय प्राउस्ट, साइंटिस्ट का नाम था प्राउस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये 5-6 लॉज हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत हार्ड चीजें आने वाली हैं, सो प्लीज अलर्ट हो जाइएगा, बहुत हार्ड चीजें कराने वाला हूं। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय
डाल्टन होगा। कौन देगा डाल्टन को? तो आप सब लोग पहचानते ही हो, डाल्टन कौन था, क्या था, डाल्टन तो पता ही है। सर अगर देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं लॉ ऑफ ये देख लो अपने पास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हम लोग बस यहां जान जाएंगे, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, क्योंकि यार देखो दिन कब खराब हो जाए। ठीक है, गिवन बाय रिश्टर होगा। एंड अब यहां से आपको ही पता है क्या नाम है इसका, गेलुजाक्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एंड लास्ट वन एवोगाड्रोस लॉ। ये टोटल 6 लॉज आज हम लोग पढ़ेंगे और इनको फिनिश करेंगे। बाकी लोगों को तो साइंटिस्ट के नाम पे ही है, तो इसमें साइंटिस्ट लिखने की जरूरत नहीं। ये 6 लॉज हमें पढ़ने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमें टोटल 6 लॉज पढ़ने हैं, जो कि अब कहां पे वैलिड होगा, कैसे वैलिड होगा, इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये सारा का सारा आज सत्संग होने वाला है। जो लोग भाई, हाँ आज सत्संग होने वाला है, तो भाई लिखते रहो ना, साइड बाय साइड लिखते रहो, जब तक मैं ये फालतू की बातें कर रहा हूं। सत्संग होने वाला है और यहां पर देखेंगे लॉज के बारे में कि सर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा होगा, किस तरह का होगा। पक्का? हाँ कोई बात नहीं। हाँ ये देख लो अपने पास। हाँ गेलुजाक्स लॉ भाई, अब आज के टाइम पे थोड़ा नाम थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन ठीक है यार, उस टाइम पे अच्छा आदमी था। आज के टाइम पे होता तो लोग इसका मजाक, दो लोग क्या इसके दोस्त दोस्ती मजाक उड़ा के रख देते, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है जल्दी, रेसिप्रोकल ऑब्वियस है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, यही 4 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ये वाला नहीं मिलेगा, ये हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है हो जाएगा, हाँ भाई हो जाएगा। सत्संग मतलब बेटा आज न्यूमेरिकल्स थोड़े कम होंगे, बाद में करेंगे, पहले ये टॉपिक फिनिश करेंगे, फिर आज सारा केबीडी खेलेंगे। ठीक है फिर मोए मोए करेंगे, लेकिन अभी पहले ये नॉर्मल बातें कर लेते हैं। ओके चलिए, अब सबसे पहले बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखना भाई इससे डिफिकल्ट लॉ नहीं आता है। कैसे? अरे सुनो, कैसे सुनना, एक बात बताता हूं तुम्हें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है क्या बोलता है? कंजर्वेशन जानते हो क्या होता है? कंजर्वेशन कैसे किया? जैसे तुम अपने दिमाग का कंजर्वेशन कर रहे हो ना, क्या करता है हमारा स्पैमर, क्या करता है? दिमाग का कंजर्वेशन करता है। बोलता दिमाग यूटिलाइज नहीं है, एकदम नहीं सर, दिमाग नहीं यूटिलाइज। सर देखिए हमने पैसा दिया सर, ये तो उल्टी बात हो गई ना, मतलब ये तो बात गलत हो गई। पैसा दिया, दिमाग भी हम ही लगाए, तो आप क्या कर रहे हो? हाँ हमारा स्पैमर क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ दिमाग। क्यों? क्योंकि जितना दिमाग वो पहले है, बाद में पढ़ने के बाद भी उतना ही रहेगा, उसी को क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ दिमाग। यही सेम चीज, ये देखना मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? तो सर सिंपल सी लाइन यूज करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि इट सेज दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी केमिकल चेंज में देखेंगे टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या? तो सर यहां पर कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, अगर रिएक्शन हो रही है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सर A प्लस बी एंड दैट विल गिव C प्लस डी, तो आपको ही पता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट A प्लस बी इज इक्वल्स टू टोटल मास जितना भी रिएक्ट किया होगा वो किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ C प्लस डी प्रोड्यूस्ड, C प्लस डी प्रोड्यूस्ड। जितना भी मास होगा सर रिएक्ट किया, वही जाके अपने पास प्रोडक्ट बना रहा होगा। सर ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका मास अलग से आ जाए। सर सीधी सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? याद करिएगा, इसीलिए ध्यान सुनना, इसीलिए हम रिएक्शंस बैलेंस करते हैं। सर टू फॉलो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम क्यों करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों किया जाता है? ताकि हम मास को क्या कर पाए? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डन टू सर
follow law of conservation of mass, to follow law of conservation of mass। किसको फॉलो करने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर याद रखिएगा, आपने जो 10th क्लास में बैलेंसिंग करी है वो किस लिए करी है? ताकि आप मास कंजर्व कर पाए, मास कंजर्व कर पाए। क्यों? ये देखना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं H2 प्लस O2, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन क्यों गलत क्यों है? क्योंकि सर बैलेंस नहीं है। सर क्यों? ऑब्वियस है, देखो ये 2 ग्राम, ये कितना हो गया 32 ग्राम, ये कितना हो गया 18 ग्राम। सर 2 प्लस 32 18 ग्राम हो रहा है, ये रिएक्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सर आपने इसको सही से, इसका मास कंजर्व नहीं है। रिएक्शन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों की गई? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की गई ताकि आप मास का कंजर्वेशन कर पाओ, आप मास का कंजर्वेशन कर पाओ। मास तभी कंजर्व रह पाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड सेम एटम्स होंगे। देखो ना यहां एटम, देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, यहां ऑक्सीजन का 1 है। एटम कंजर्व नहीं है तो मास कंजर्व नहीं होगा। आपने जैसे ही बैलेंसिंग करी, आपने जैसे ही बैलेंसिंग करी, सर बैलेंसिंग मुझे लगता है कि अब सब लोग 10th में करके आए होंगे। नहीं करके आए तो प्लीज बेटा, अभी क्लासेस सैटरडे संडे ऑफ रहती हैं, प्लीज उस टाइम पे थोड़ा सा, छुट्टी का मतलब सोना नहीं है, थोड़ा बड़े हो गए अब और बड़े ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कुछ और स्ट्रीम लेते तो दिक्कत नहीं थी। देखिए 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम किसके इक्वल हो गया? 36 ग्राम के। रिएक्शन में जो आप एटम बैलेंस करते हैं, एटम के हिसाब से ही मास क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। एटम जहां बैलेंस हुआ वहीं पर मास क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। एटम जहां बैलेंस होगा वहीं पर मास क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। कंजर्वेशन का मतलब बचा के रखना बेटा, कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके रखना। जैसे मैंने क्या बोला, हमारा जो स्पैमर है वो दिमाग को कंजर्व करके रखता है। वो बोलता है मैं यूज नहीं करूंगा, जितना क्लास से पहले दिमाग में था उतना ही क्लास के बाद रहेगा। दिमाग क्लास के दिमाग में आने से पहले, क्लास में भी आने से पहले क्या रहता है उसके दिमाग में? कि आज कौन सी टीम खेल रही है, कहां कहां पे क्या हो रहा है, कौन सा रील देखना है, बाद में भी उसके दिमाग में यही रहता है। तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में कंजर्वेशन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी जो रिएक्टेंट का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा वो सेम होगा। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, रिएक्शन कोई भी हो। आप बैलेंसिंग इसीलिए करते थे ताकि आप मास को कंजर्व कर पाओ और कुछ भी नहीं, मास को कंजर्व कर पाओ और कुछ भी नहीं। पक्का? चलो हो जाएगा बैलेंसिंग, श्योर हो? अब ध्यान से सुनना, एक सिंपल सी चीज है। यहां पर देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी आदमी, अरे देखो ना यार, कोई रिएक्शन हो, देखो ये, अब ये रिएक्शन कोई बोल दे, ये रिएक्शन कोई बोल दे, क्या ये रिएक्शन सही है? क्या ये रिएक्शन सही है? क्या ये रिएक्शन सही है? सर ये रिएक्शन सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ना, इसका मास कितना होगा 28 ग्राम, इसका मास कितना होगा 6 ग्राम, और इसका मास कितना निकाल दोगे 17 ग्राम। तो सर देखो ना 28 प्लस 6 34 ग्राम हुआ, और इधर कितना हो गया 76, क्यों लिख दिया यार, 2 ग्राम होगा ना, सॉरी 28 प्लस 2 ग्राम, ये कितना हो गया 30 ग्राम। सर देख लो ना, मास इधर का उधर का बराबर है क्या? नहीं है ना। मास इधर का उधर का बराबर है क्या? नहीं है। तो 30 ग्राम 17 ग्राम, मास को बैलेंस करें चाहे एटम को बैलेंस करें, याद रखना एटम को बैलेंस करोगे मास अपने आप बैलेंस हो जाएगा। एटम और मास एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। ये देखिएगा, अगर मैंने इसको 3 कर दिया और इसको 2 कर दिया, जैसे ही 3 और 2 किया, जैसे ही 3 और 2 किया, तुम्हें भी पता है ये रिएक्शन को देख लेना अपने पास, N2 प्लस 3H2 2NH3। सर जैसे ही लिखूंगा, इसका मास 28 ग्राम, इसका मास 6 ग्राम, और इसका मास कितना हो जाएगा 34 ग्राम हो जाएगा। देख लो, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो रहा है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये रिएक्शन क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, NH3 को क्या बोलते हैं बेटा? अमोनिया बोलते हैं। कुछ कुछ रिएक्शन इसी चैप्टर में धीरे धीरे करके याद करते चलो। इस प्रोसेस को, जिस रिएक्शन में ये बनता है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। पक्का? तो कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसे करना है, याद रखिएगा।
इस लॉ का लिमिटेशन क्या है? अगर कोई पूछ दे कि लिमिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लिमिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लिमिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर ये कहां पे लॉ नहीं लगेगा, सर ये लॉ कहां वैलिड नहीं होता है, तो याद रखिएगा नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्ट करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्ट करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिएक्ट करता है, इसीलिए अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के केस में एटम कंजर्व नहीं होता। पूरा का पूरा एटम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे वैलिड है? केमिकल रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन पे वैलिड नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में वैलिड नहीं होगा, सॉरी केमिकल रिएक्शन वैलिड होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता है। ये देख लो अपने पास। न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई पूछ दे तो फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, याद रखिए कोई पूछ दे न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या करते हैं, तो यहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यहां पर जो कंजर्व किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी लगाया जाता है। मतलब इनके में मास प्लस एनर्जी को कंजर्व किया जाता है, सिर्फ मास को कंजर्व नहीं किया जाता, मास प्लस एनर्जी को कंजर्व किया जाता है। वहां पर मास भी प्लस एनर्जी भी कंजर्व होती है, इसीलिए उसके ऊपर वैलिड नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं हो रहा है। पक्का हो जाएगा सर? तो ये देख लो अपने पास, मैंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके ऊपर वैलिड नहीं होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं होता है। श्योर हो? चलो अब इसको, अच्छा एक बात बताओ, रिएक्टेंट का मास दिया है, प्रोडक्ट का मास निकाल लोगे। कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल सा है। चलो ये देखना अपने पास। हाँ, इसी को इसीलिए बोलते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, यहां पर जो होता है ना डेल्टा ई जो होता है, जो मास एनर्जी के साथ कन्वर्ट होता है, डेल्टा ई एम सी स्क्वायर हो जाता है। ये जो मास होता है एनर्जी में जब कन्वर्ट करता है तो डेल्टा ई क्या हो जाता है? एम सी स्क्वायर। चलो स्टार्ट देखना अपने पास। हैबर्स प्रोसेस बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना N2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, इस प्रोसेस का नाम रखा जाता है हैबर्स प्रोसेस। आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में बोल दे हैबर्स प्रोसेस, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की बात कर रहा है, इस रिएक्शन की बात कर रहा है। पक्का? श्योर हो? हाँ ऑब्वियस है ना। ये देखो ना, ये देखो शुरुआत में इसने बोला तो सही, किसके लिए वैलिड है? इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल चेंज। हमेशा शुरुआत से ही वो बोल रहा है केमिकल रिएक्शन में वैलिड है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी? लिमिटेशन हो जाएगी। यही इसकी क्या हो जाएगी? लिमिटेशन हो जाएगी। लिमिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? चलिए ये देखिएगा, अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर, अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज इन अकॉर्डेंस विथ, किसके साथ, किसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है? 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 क्या होगा? क्या होगा सर? किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि बैलेंसिंग किसके लिए की जाती है? बैलेंसिंग किसके लिए की जाती है? कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। बेटा वो तुम्हें फिजिक्स में बताई जाएगी, वो भी 12th के फिजिक्स में फॉर्मूला आएगा कि मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, वो भी 12th के अंदर जब जाओगे लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स आएगी तो पता चलेगा। अभी इसके ऊपर क्यों टाइम वेस्ट करना है? ठीक है, मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है, आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बताया था, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, 12th क्लास की फिजिक्स में अपने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बात है 93। तो स्पैमर तो कम ही है यार, आज कम आया। चलो कोई नहीं कोई नहीं, हाँ चलो ये देखना अपने पास। अब देखो पहला लॉ तो बहुत सिंपल सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब जो नए लॉज हैं वो थोड़े से काम किए, थोड़ा ध्यान सुने। इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, ये इंग्लिश अभी बाद में पढ़ना, स्कूल के लिए पढ़ना, लेकिन पहले एक सिंपल सी बात बताता हूं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नॉट डेफिनेट प्रोपोर्शन। सुनना भाई बहुत हार्ड है, पहले बता रहा हूं बहुत हार्ड है, सुनना ध्यान सुनना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये क्या कहता है? सर वो इंग्लिश को छोड़ो, गोली मारो। तुम जैसे पानी की बात करते हो, ये वाटर का फॉर्मूला है, और अब हमें पता चल गया है कि इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। सर मास का रेशियो कितना है? 2:16, 1:8। जो मास का रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है वो कितना है? 1:8। एक बात बताऊं, तुम इसको किसी भी सोर्स से लेके आओ, पानी को कहीं से लेके आओ, मतलब बोलते हैं ना घर के आरओ से लेके आ जाओ, घर के सी वाटर लेके आ जाओ, कहीं से भी पानी को लेके आ जाओ। सर होता है ना कि भाई रिवर से लेके आ जाओ, हो सकता है कि भाई कोई नाले से लेके आ जाए,
कहीं से भी वाटर को लेके आ जाओ, किसी भी सोर्स से लेके आ जाओ। हाँ, पानी कंटामिनेट हो सकता है, पानी के अंदर गंदगी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो मास का रेशियो होगा ना, अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो मास का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। चाहे जहां से भी लेके आओ, किसी भी सोर्स से लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी सोर्स से, मतलब पानी आरओ से, सी वाटर से, रिवर से, नाले से, जहां से लेके आना है लेके आओ। रेशियो ऑफ मास जो होगा, मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है, कंपाउंड सेम है। हाँ, पानी गंदा हो सकता है, पानी के अंदर गंदगी हो सकती है, वो अलग कहानी है, लेकिन पानी का जो फॉर्मूला होगा वो तो सेम ही रहेगा। पानी ऐसा थोड़ी ना है कि नाले का पानी सर थोड़ा स्लिपरी होता है, भाई वो पानी पानी ही रहेगा, अगर उसमें से निकाल दो गंदगी तो वो पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये देख लो अपने पास, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर का रेशियो जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे CO2 है, अब CO2 की बात करते हैं। CO2 में कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 ग्राम है। सर ये कितना रेशियो हो गया? 12:32। या फिर हम लोग लिखें तो सर रेशियो में 4 से डिवाइड कर दे, 3:8। अब CO2 तुम कहीं से लेके आओ, मान लो किसी रिएक्शन से लेके आ गए, किसी रिएक्शन से लेके आ गए, हो सकता है हमारी रेस्पिरेशन से बाहर आ रहा है, हमारे सर सांसों से बाहर आ रहा है, रेस्पिरेशन से बाहर आ रहा है। CO2 किसी प्रोसेस में बन गया, किसी रिएक्शन वैक्शन में बन गया, कहीं से भी CO2 लेके आओ, सर CO2 के अंदर किसी भी सोर्स से लेके आओ, आपको हमेशा क्या दिखेगा? 3:8 दिखेगा। सर सारा का सारा क्या दिखेगा? 3:8 दिखेगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? प्राउस्ट ने दिया, क्या बोला कि भैया जहां से लेके आओ, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स। अ गिवन कंपाउंड, देखो एग्जाम हॉल में क्या लिखना है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। याद रखिएगा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी कंपाउंड का हमेशा क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। इसका जो लिमिटेशन आता है, इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन क्या है? तो सर इसकी लिमिटेशन अगर कोई पूछेगा तो इसकी लिमिटेशन याद रखिएगा। लिमिटेशंस क्या है इसकी? कि सर नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। अब कोई आइसोटोप्स के ऊपर लगा दे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। कैसे? ये देखो, पानी है, पानी में हाइड्रोजन का रेशियो क्या है? 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। 1:8 का रेशियो है। लेकिन इसी पानी का बड़ा भाई आ गया, इसको क्या बोलते हैं? हेवी वाटर बोलते हैं। ड्यूटेरियम याद है, हेवी वाटर होगा। ड्यूटेरियम का मास कितना होगा? सर 2 ग्राम, तो 4 ग्राम ड्यूटेरियम और 16 ग्राम ऑक्सीजन। देखो अब यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:4। याद रखना, ये किस पे वैलिड नहीं है? ये सर किस पे वैलिड नहीं है? ये आइसोटोप्स के केस में वैलिड नहीं होता, ये आइसोटोप्स के केस में वैलिड नहीं होता। याद रखना अपने पास, आइसोटोप्स के केस में वैलिड नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी कंपाउंड अगर आपने बनाया और उसको आप किसी भी सोर्स से लेके आए, किसी भी मेथड से लेके आए, अगर वो कंपाउंड सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मास का रेशियो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, हो जाएगा सर, श्योर है? जल्दी। हेवी वाटर, जल्दी। अभी और एग्जांपल्स मिल रहे, बस देखो तो सही। एग्जांपल जल्दी जल्दी लिखो। A given compound always contains exactly the same proportion। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब रेशियो भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन शायद 9th-10th में पढ़ा हो। प्रोपोर्शन मतलब रेशियो। ये देखो ना 12:32, तो इसको क्या कर देंगे? 3:8। 4 कैंसिल आउट कर दो, 3:8 का रेशियो लिख दो, हो जाएगा 3:8। आइसोटोप्स के केस में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो सर ये भी पानी है, ये भी पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है ना, ये वाटर है, और ये क्या है? हेवी वाटर है। ये हेवी वाटर क्यों? क्योंकि ये ड्यूटेरियम से मिलके बना है, ये ड्यूटेरियम से मिलके बना है, तो इसका मास क्या हो जाएगा? रेशियो अलग अलग हो जाएगा। आप सिंपल सी बात है ना, कोई भी कंपाउंड लेके आते हो, जैसे मान लो ये CH4 है, ये मीथेन है,
अब मीथेन में कार्बन का मास कितना होगा, 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन। तो सर ये रेशियो कितना होगा, 12:4 या 3:1, यही लिखेंगे, ये रेशियो यही लिखेंगे। अब मीथेन गैस तुम कहीं से लेके आओ, वो किसी भी जगह से लेके आओ, मीथेन गैस किसी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो, किसी होता ना कि गोबर गैस से प्रोड्यूस हो, मीथेन गैस किसी व्हीकल से प्रोड्यूस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, 3:1। लेकिन अब कोई बोले कि सर एक काम करते हैं, CH4 ये देखना CD4 कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम लगा देते हैं। ड्यूटेरियम लगाओगे तो 12 ग्राम तो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ड्यूटेरियम याद है 1H1, ये क्या था, हाइड्रोजन था, ये क्या था, इसी को हाइड्रोजन बोलते हैं। ड्यूटेरियम क्या था, 1H2। अब देख लो भाई, अपनी क्लास को खुद ही रिवाइज करवा रहे हैं। हाँ, ड्यूटेरियम ये था, उसका मास कितना है, 2, तो सर इसका मास कितना हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा ड्यूटेरियम का। यहां पर रेशियो देखेंगे, ऑब्वियस रेशियो क्या आ गया, 12:8, 3:2 रेशियो आ गया। तो देख रहे हो फेल हो गया ना सर। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स आपका ये रेशियो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आइसोटोप्स के केस में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देख लो क्या हो जाएगा, 3:2। अब ड्यूटेरियम याद है कि गया, कि सर याद है ये लोग आइसोटोप्स बोलते थे इनको, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता था। आइसोटोप्स के केस में, आइसोटोप्स के केस में क्या बोलते थे, आइसोटोप्स के केस में बोलते थे भैया हाँ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। चलिए CD4 मतलब CH4 के बदले CD4 हो जाता है। ठीक है, चलो हो जाएगा, श्योर हो। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट देखना। अब मुझे वो इसका लिमिटेशन हो गया। अब इसके क्वेश्चंस देखो, बहुत प्यारे से क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, ये वाले, ये देखना। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले सोच लो कि सर परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन सैंपल ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड्स वर फाउंड टू बी सेम। तो सर ये किस लॉ को प्रूव करता है, सर ऑब्वियस है अलग अलग जगह से आप बना रहे हो, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। आपको बस ये देखना है कि उनके बीच में अगर रेशियो सेम है, उनके बीच का अगर रेशियो सेम है तो उस केस में आप क्या करने वाले हो। हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, परसेंटेज सब जगह सेम आ रहा है, मतलब ये कौन सा प्रपोर्शन है, किस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन होगा। चलिए बहुत बढ़िया यार, परसेंटेज स्पैमर कम है, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन का देखना, अब कहानी देखना, देखो कहानी कैसे बना रहा है। दो सैंपल हैं, एक में इतना परसेंटेज ग्राम है, एक ही कंपाउंड के दो सैंपल हैं, बताइए एक ही कंपाउंड के दो सैंपल हैं, बताइए किसके अकॉर्डिंगली होंगे। अरे किसके अकॉर्डिंगली होंगे, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, किसके अकॉर्डिंगली होंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है, परसेंटेज सेम आएगा। एक में मास दिया, परसेंटेज निकाल के देखो, अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, कितना हो जाएगा। सर एक सिंपल सी बात है, कोई बोल रहा है परसेंटेज कैसे अरे भाई ये परसेंटेज निकालना है, इसका मास दिया है, इसका मास दिया है, कार्बन और ऑक्सीजन का मास दिया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेगा भाई, उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास, ऐसे निकालेंगे। क्यों निकालना है, तुम्हें पता चल गया कंपाउंड वही है, टू गैसियस सैंपल एनालाइज कर रहे, तो कंपाउंड का ऑब्वियस है क्या होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा। किसका होगा, लॉ ऑफ, जब एक ही कंपाउंड है उसके अलग अलग सैंपल लेता रहे, लेने दो, लेता रहे, लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को देखना, बोल रहा है कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान सुना, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मास का परसेंटेज फिक्स्ड होता है, ऑब्वियस है ना, मास का परसेंटेज क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा।
कैल्शियम कार्बोनेट में मास का परसेंटेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, ये फिक्स्ड है। ये बोल रहा है कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ट्रू है तो एक बात बताइएगा, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना कैल्शियम होगा। 4 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कितना होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो हमेशा ही रहता है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो हमेशा ही रहता है। कैल्शियम का परसेंटेज कितना दिया है, कैल्शियम का परसेंटेज कितना दिया है, 40%। 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना आ जाएगा, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना आ जाएगा। क्या होगा। अरे कोई बात नहीं, जिनका पूल नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आंसर बता दो कितना हो जाएगा। सर 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर आपने बोला कि सर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मास परसेंटेज रेशियो सेम रहेगा तो इसका मतलब मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा, मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा। 4 ग्राम का कितना ले लें, 40% ले लें क्या, 4 ग्राम का 40% ले लें, 0 से 0, 16/10 कितना ग्राम होगा, 1.6 ग्राम। क्योंकि ऑब्वियस है ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, मतलब परसेंटेज क्या रहेगा, रेशियो सेम रहेगा या परसेंटेज सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा या फिर परसेंटेज सेम रहेगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि सर रेशियो सेम रहेगा या फिर परसेंटेज सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा या फिर परसेंटेज। कुछ लोग गलती कर रहे हैं, ध्यान से देख लो बेटा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है एक परसेंटेज दे दिया, तो बेटा परसेंटेज चेंज थोड़ी ना होता है। कांस्टेंट का मतलब यही है ना कि वो सेम रहेगा, वैलिड रहेगा। मैं बोलने एक बात बताओ, एक सिंपल चीज सोचना, परसेंटेज की वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। वो क्या करेगी अपने पास, वो सेम रहेगी। ये जो परसेंटेज है वो 100 ग्राम हो चाहे 50 ग्राम हो चाहे 200 ग्राम हो, परसेंटेज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना भाई, परसेंटेज की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। क्योंकि कांस्टेंट कंपोजिशन यही तो बोलता है, कांस्टेंट कंपोजिशन यही तो बोलता है कि मास का रेशियो, ऑब्वियस है रेशियो जब इक्वल है तो परसेंटेज भी इक्वल होगा, जब रेशियो इक्वल होगा तो परसेंटेज भी इक्वल होगा। 40 कैसे आया, लिखा हुआ है बेटा कैल्शियम 40 लिखा हुआ है, देखो पढ़ो तो सही, क्वेश्चन ऊपर पढ़ते तो सही। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन है, पक्का हो जाएगा। ये देख लो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा, डिफिकल्ट है परसेंटेज निकालना ठीक है, परसेंटेज निकालना तो मुझे भी नहीं आता। चलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन हमें पता चल गया, एक ही बंदा एक ही कंपाउंड। देखो पहला लॉ क्या था, रिएक्शन के अंदर की बात कर रहा था कि सर रिएक्शन होगा तो इधर का मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम सेम होना चाहिए। तो पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्शन के ऊपर लगता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगता है जब एक ही कंपाउंड के अलग अलग सैंपल्स लेके आओगे, या एक ही कंपाउंड के, अगर आप बोल सकते हो कि एक ही कंपाउंड का अगर मास परसेंटेज निकालो या एक ही कंपाउंड का रेशियो निकालो, अलग अलग सोर्स से लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका परसेंटेज हो चाहे वो सेम रहेगा। और इसी को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन रहेंगे, एक ही कंपाउंड के अलग अलग सैंपल। अब ध्यान सुनना, क्योंकि यहां पर अब देखना इंग्लिश, इंग्लिश भाई साहब, ओ साहब भाई साहब देखिएगा इंग्लिश कैसे होगा, इंग्लिश देखिएगा कैसे कहानी पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए। मैं साइड हो जाता हूं, थोड़ा पढ़ के देखिए क्या इंग्लिश लिखा है। व्हेन वन एलिमेंट combines with other element to form two or more different compounds, oh my god, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे, एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, उस केस में अब देखिएगा मजा चीज, the mass of one element which combines with constant mass of other element bears a simple ratio of one another। ओ भाई साहब क्या इंग्लिश है, ए भाई साहब देखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, इंग्लिश को छोड़िए, ये स्कूल में लिखने के काम आएगा, इस स्कूल को लिखने के काम आएगा आपके लिए, ये स्कूल में लिखते रहिए कि हाँ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लेकिन उसको समझते हैं पहले, फिर आप इंग्लिश भी समझ जाएंगे। ये देखिएगा कितना डिफिकल्ट बात कर रहा है, कैसी डिफिकल्ट बात कर रहा है, ये डिफिकल्ट बात देखो। ये क्या बोल रहा है कि सर एक दो एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। सर यहां पर पता है आपको पता है इसका 12 ग्राम कार्बन लेते हैं, अगर देखो ना इसमें 12 ग्राम कार्बन है तो सर ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है। और यहां पर अगर 12 ग्राम कार्बन है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिख देंगे।
क्या बोल रहा है सर? देखो कहानी को पढ़ लो। मैंने बोला एक एलिमेंट, दो एलिमेंट्स अगर कंबाइन करे और एक से ज्यादा कंपाउंड्स बने, दो एलिमेंट्स कंबाइन करे एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तो सर उसमें किसी एक का मास फिक्स कर दो, किसी एक का मास फिक्स कर दो, तो दूसरे का मास का जो रेशियो है, ध्यान से देखिए कितना डिफिकल्ट चीज है, किसी एक का मास फिक्स कर दो तो दूसरे का जो मास का रेशियो होगा बेटा, वो किस रेशियो में होगा? वो किस रेशियो में होगा सर? देख रहे हो, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। ए भैया, सिंपल होल नंबर रेशियो। इतना मेहनत तू क्यों कर रहा है? अगर तेरा बेसिक सही है तो एक बात बता, ये मास कहां से आया? एटम से ही तो आया। ये क्या है? यहां पर कितने एटम है? एक। यहां पर कितना है? दो। तो एटम का रेशियो वही तो मास का रेशियो होगा भाई। एटम का रेशियो ही तो मास का रेशियो होगा। जितने एटम उसी हिसाब से मास का रेशियो होगा, जितने एटम होंगे उसी के हिसाब से मास फ्लक्चुएट करेगा। तो इतना टेंशन क्यों ले रहा है? स्कूल के लिए टेंशन मत ले भाई। स्कूल में बस ये इंग्लिश लिख लेना कि भैया व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विद द अदर एलिमेंट, व्हेन मोर देन टू और मोर कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद अदर एलिमेंट। सर अगर कांस्टेंट मास किसी का फिक्स कर दे तो दो लोगों का रेशियो जो होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो। अबे भाई नहीं करना इतना। ये ठीक है स्कूल में लिखने के लिए स्टेटमेंट याद करना है, बस आपको कभी भी जिंदगी में कोई बोल दे इसका मतलब ये है। एक बात बताओ, चलो एक सिंपल सी सोचना, मान लो x प्लस वाई मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता x और y क्या मास क्या है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसने एक कंपाउंड बनाया xy, इसने एक कंपाउंड बनाया xy2, इसने एक कंपाउंड बनाया xy3, इसने एक कंपाउंड बनाया xy4 या 5। इसका मतलब क्या है कि सर ये अलग अलग कंपाउंड बनाएगा तो x का मास अगर फिक्स कर दो तो इनका मास का रेशियो क्या आएगा? 1:2:3:5 आ जाएगा, क्योंकि जितने एटम्स का रेशियो होगा वही मास का रेशियो होगा भाई। जितने एटम्स का रेशियो होगा वही मास का रेशियो होगा, यही होगा ना। जितने एटम्स का रेशियो होगा वही मास का रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, x के एटम्स फिक्स्ड हैं तो y के एटम 1 तो इसका मास 1, इसका मास 2, इसका मास 3, इसका मास 5। ऑब्वियस रेशियो क्या होगा? ये होगा एटम्स का रेशियो वही मास का रेशियो। तो भाई इतनी इंग्लिश क्यों टेंशन लेनी है? बस एग्जाम हॉल में देख लीजिए क्या करना है। अब मुझसे अच्छा, सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो मतलब सिंपल होल नंबर। भाई यहां मैथ ज्यादा यूज करने में डर ही जाता है। होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो कभी भी किसी का फॉर्मूला देखोगे ना बेटा तो वो कैसा आएगा? ऐसा फॉर्मूला आएगा। कभी भी किसी का फॉर्मूला देखोगे x1 y1 आएगा, x2 y2 होगा, कभी ऐसा नहीं होगा x2 y3 होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा किसी का फॉर्मूला कि सर x1 1.9, ऐसा फॉर्मूला नहीं अलाउड है। ये फॉर्मूला अलाउड नहीं है। कभी भी मास जो होता है वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता, एटम जो होगा वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेशियो जो होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। सिंपल होल नंबर रेशियो में यहां ऐड कर देता हूं भाई, पता चला। सिंपल रेशियो मतलब होल नंबर रेशियो, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, फ्रैक्शन नहीं। 1.7 को होल नंबर नहीं। अब यार होल नंबर पता है ना? हाँ होल नंबर पता है ना? होल नंबर पता है ना कि भाई ये नहीं है, ये होल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर एटम्स मैंने क्या बताया था कि ए भाई एक बात बता, तुम आधा पढ़ने का भी आ सकते हो कि सर मैं आधा आया नहीं, तुम्हारे ऑनलाइन में पॉसिबल है कि सर आधे टाइम मोबाइल साइड में इंस्टा चला रहा हूं, घर वाले जैसे ही आता है ये वाला स्क्रीन दबा देता हूं, जैसे ही वो वाले आते हैं वो वाला स्क्रीन दबा देता हूं। ऐसा हो सकता है, लेकिन रियलिटी में सोच रहे हो मैं आधा आऊं, सोचो टीचर आधा आ रहा हो। हाँ कि आज सुनो ना बेटा मेरा ना एक काम है तो मैं एक काम करता हूं, आधा उधर चला जाता हूं आधा इधर, अजीब सा नहीं हो जाएगा? कोई भी एटम फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में अलाउड नहीं होगा। यही बात ये कहना चाहता है कि भैया जब भी आपस में मल्टीपल आओगे तो मल्टीपल के केस में कभी भी फ्रैक्शन नहीं लोगे। रेशियो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अगर एक को फिक्स कर दोगे 1 2 3 4 5 में चलोगे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आओगे। कैसे? अरे एक सिंपल सा ये देख, ये देखना नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये देखो। अब देखना सर इसका कंपाउंड बनाते हैं NO, इसका कंपाउंड बनाते हैं N2O, इसका कंपाउंड बनता है भाई साहब, इसमें चाहे जितने फॉर्मूले लगा लो, जितने फॉर्मूले लगा दो तुम, सर जितने फॉर्मूले तुम चाहो सब फॉर्मूले देख लो, सबके अंदर रेशियो कैसा होगा? सर रेशियो कैसा होगा? इनके अंदर जो रेशियो होगा वो कैसा रेशियो होगा? किसी के भी एटम्स का रेशियो देख लो, कहीं भी एटम्स का रेशियो क्या है? हमेशा सर होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। बस यही कहना चाहता हूं। तुमसे कोई पूछ दे कि सर नाइट्रोजन के इतने सारे ऑक्साइड्स बने, ये किसको
फॉलो कर रहे हैं, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये किसको फॉलो कर रहे हैं सर, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। क्योंकि सर एक आदमी दो लोगों से, एक आदमी दूसरे से कंबाइन करने के अलग अलग तरीके खोज सकता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। आधा अलाउड नहीं है भाई, फ्रैक्शन अलाउड नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख देता ना बेटा, अगर मैं ऐसा लिख देता कि n सर n 1.9 ऑक्सीजन 3.7, तो तुम नहीं, ये फिर किसका ओबे नहीं करता, ये क्या फेल हो जाता, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फेल हो जाता। 2:5, 2:4, 2:3, 1:2, 2:1, 1:1, ये सब रेशियो अलाउड है, होल नंबर रेशियो अलाउड है, बट ये फ्रैक्शन वाला रेशियो अलाउड नहीं होगा। फ्रैक्शन वाला रेशियो अलाउड नहीं होता है, फ्रैक्शन वाला रेशियो अलाउड नहीं होता है, ठीक है पक्का। तो ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग जैसे कोई भी है, ये देखो ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, देख लो सर, स्कूल के हिसाब से समझाओ। ये देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से, सर यहां 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। स्कूल में पूछेगा तो देख देना, ये फिक्स्ड मास कर दिया, दूसरे का मास का रेशियो क्या आएगा सर, जो एटम का रेशियो आएगा वही दूसरे का मास का रेशियो आएगा। एटम का रेशियो क्या है 1:2, तो ऑब्वियस है ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। और H2O2 को क्या बोलते हैं, जिन लोगों को याद ना हो इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। H2O2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल देते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल देते हैं, पक्का। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये हम लोगों के लिए क्या होता है सर, जहां पर भी ऐसी चीजें आ जाएं वो समझ जाना, इस तरह की चीजें जब भी बनेगा, हाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसकी लिमिटेशन बस याद रखिएगा। लिमिटेशन क्या है इस लॉ की, इस लॉ की लिमिटेशन बस एक ही है कि कुछ जगहों पे जब डिफेक्ट्स आ जाते हैं, लिमिटेशन क्या होती है सर, नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइचोमेट्रिक मतलब अभी आगे जाके पढ़ लेंगे थोड़ा, नॉट वैलिड फॉर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स, ये देखना, चाहे ऐसे लिख देता हूं, इस टाइप के कंपाउंड्स कहीं दिख जाए तो उनके ऊपर वैलिड नहीं होंगे। ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड ऑब्वियस है, आपको मतलब 12th क्लास के D&F ब्लॉक में मिलेंगे या 12th क्लास में मिलेंगे। तो अभी बस इतना जान जाइए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, हमेशा जब भी कोई दो लोग कंबाइन करेंगे हमेशा होल नंबर कंबाइन करेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेंगे, पक्का, कभी भी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं करेंगे, पक्का हो जाएगा। यहां बेटा एक बोल रहा है सर इसमें कैसे होगा, ये देख 14 ग्राम हाइड्रोजन है, ये देख लो भाई, स्कूल के लिए भी देख लो, ये देख यहां पर 32 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स्ड है, यहां 32 ग्राम ऑक्सीजन फिक्स्ड है, यहां देख 14 ग्राम क्या फिक्स्ड है नाइट्रोजन, यहां देख 28 ग्राम नाइट्रोजन हो गया। किसी एक का मास फिक्स कर दे, मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया, इनके मास का रेशियो देखना बेटा, एटम के रेशियो में नहीं आ रहा क्या, एटम के रेशियो में नहीं आ रहा क्या, हाँ तो स्कूल के लिए भी आएगा तो बना देना स्कूल में कि भैया NO और N2 दोनों क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वैलिड कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, पक्का। हाँ जहां पर भी ऐसा आ जाए ना 1.7 1.3 वो समझ जाइएगा कि वो वाले कंपाउंड्स पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं वैलिड होता है। होल नंबर रेशियो याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी केमिस्ट्री के अंदर आधा अधूरा काम नहीं होता, फुल फ्लेज। जैसे आप सोचो ना, अपना बच्चा जो स्पैमर है या कोई भी बंदा है, अब आधा क्लास मान लो कर रहा हो कि आधी क्लास कर लेते हैं, आज टीचर ज्यादा मजाक कर रहा, आधा कर लेते, पता चला भैया निपट गए होंगे, अभी तक तो पूरा लेट गए होंगे कि भाई साहब क्या ही चल रहा है जिंदगी में, ये क्या हो रहा है, ठीक है। हर एक दिन कुछ नया मिल रहा है, हर एक दिन कुछ नया मिल रहा है। अरे भाई तू 16 ग्राम ले ले यार, ठीक है भाई ये ले, बढ़िया 16 ग्राम, हाँ हाँ 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मास फिक्स्ड है 16 ग्राम ऑक्सीजन, हो गया पक्का।
चलो हो जाएगा सर। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, वाटर और जब भी आपको इस तरह के कंपाउंड दिख गए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, आप समझ जाइएगा क्या करना है। इस तरह कंपाउंड जब भी दिख जाए, इस तरह कंपाउंड जब भी दिख जाए क्या होगा, इस तरह कंपाउंड जल्दी दिख जाए क्या होगा, क्या आंसर आएगा। सर देख लो ना, आपको एक मॉलिक्यूल का ऑब्वियस हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने जाओगे तो हाइड्रोजन का परसेंटेज ऑब्वियस है, हमें परसेंटेज से मतलब नहीं, हमने देखा दो कंपाउंड्स हैं और दोनों दो एलिमेंट से मिलके बने हैं और दोनों एलिमेंट्स का रेशियो जो है अपने पास, किसी एक का मास फिक्स कर दो, दो एलिमेंट्स का रेशियो क्या आ रहा है सर, होल नंबर रेशियो आ रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ये तो बहुत आसान सा है, ये तो बहुत आसान सा, देखो और पोल में टिक मारो यार। क्या होगा, कितना होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो सर सीधी सी बात है, किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टी। जब भी इस तरह क्वेश्चंस आ जाए बहुत बढ़िया, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब चलो एक काम करते हैं, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसको किसको फॉर्मूला आता है। ये अच्छा क्वेश्चन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन कौन बताएगा। याद रखिएगा, दो एलिमेंट कंबाइन करने चाहिए, तीन एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं होता, दो एलिमेंट्स पे वैलिड होता है। तो बस स्टेटमेंट देखिएगा, दो एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं होता सर, तीन एलिमेंट्स पे वैलिड नहीं होगा। जहां भी तीन एलिमेंट्स वैलिड होंगे, जहां भी तीन एलिमेंट्स आए वहां पर यह दिक्कत आ जाएगी, जहां भी तीन एलिमेंट्स आए उस केस में यह दिक्कत आ जाएगी। जहां भी तीन एलिमेंट्स या चार एलिमेंट्स आ गए गलत हो जाएगा। क्या होगा, कहां पर वैलिड नहीं होगा, वैलिड कहां होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बाप रे चार चार एलिमेंट आ गए, वाटर और हेवी वाटर तीन एलिमेंट्स आ गए, पोटेशियम KBr और पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दो एलिमेंट्स हैं तब तो आपका आंसर आएगा, तीन हुए तो गए, तीन हुए चार हुए तो वहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होता है। जैसे इस केस में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, बेरियम है, चार एलिमेंट्स हैं। यहां हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ड्यूटेरियम है, ऑक्सीजन है, KClBr। यहां पर देखोगे आंसर क्या आएगा सर, मल्टीपल प्रोपोर्शन का आंसर क्या आ जाएगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यही तो है, अरे यही तो है, दो एलिमेंट कंबाइन करे और किस रेशियो में कंबाइन करे, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करे। दो एलिमेंट कंबाइन करे और किस रेशियो में कंबाइन करे, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करे, उसी को क्या बोल देंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन। पक्का। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। पक्का। अरे भाई यहां पर कितने एलिमेंट्स हो गए, KBr KCl, सर तीन एलिमेंट हो गए ना, तीन एलिमेंट हो गए ना। यहां पर देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम, तीन एलिमेंट हो गए। ड्यूटेरियम तो अलग एलिमेंट लेंगे ना भाई साहब, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बेरियम, चार एलिमेंट हो गए। तो इसीलिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए दो एलिमेंट्स कंबाइन करने चाहिए। देखो एक सिंपल चीज, अभी तक जितने लॉ हुए, एक सिंपल सा बात बताता हूं। अगर तुमसे बोला जाए कोई रिएक्शन दी हुई, ध्यान सुनना, अगर कोई रिएक्शन दी है, मेरे साथ साथ पढ़ना, कोई रिएक्शन दी हुई है
तो उसके अंदर मास कंजर्वेशन की बात चल रही हो, मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात चल रही हो, तो यहां पर कौन सा लॉ लगाओगे? मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट की बात चलेगी, तो यहां पर कौन सा लॉ लगाओगे? इन दोनों केस में कौन सा लॉ लगाओगे? रिएक्शन के केस में क्या हो जाएगा? कौन सा लॉ लगाओगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर रिएक्शन नहीं दी है, मैं बोलता हूं कोई कंपाउंड है, ऐसे ही ले लेता हूं, X2Y3 एक कंपाउंड है, इसके अलग अलग सोर्सेज हैं, सोर्सेज ए, सोर्स बी, इसका परसेंटेज, उसका परसेंटेज, इसका रेशियो अलग अलग। सर इसके अंदर कौन सा लॉ लगाओगे? एक ही कंपाउंड है, अलग अलग सोर्स लेके आए, अलग अलग सोर्स लेके आए, इसमें क्या लगाओगे? इसमें कौन सा लॉ लगाओगे? अरे वो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, एक ही कंपाउंड है, अलग अलग सोर्स से ला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे क्या लगेगा? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। इस पे क्या लगेगा? लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सर दो एलिमेंट्स हैं, ध्यान सुनिएगा, अगर दो एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर अगर मैं ऐसे कंपाउंड्स बना रहा हूं, सर XY2 बना रहा हूं, X3Y4 बना रहा हूं, X4Y5 बना रहा हूं, या X2Y3 बना रहा हूं, अगर ऐसे कंपाउंड्स बना रहा हूं, दो एलिमेंट से मिलके अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना रहा हूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो एलिमेंट से मिलके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाऊंगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। याद रखिएगा, लेकिन दो ही एलिमेंट। देखो तीनों लॉ समझ में आ जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लो भाई, जल्दी से जल्दी देख लो। तीन ही लॉ करे, रिएक्शन के अंदर मास की बात करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर एक कंपाउंड के अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग सैंपल, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेगा, समझ जाना लॉ ऑफ क्या हो जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और अगर दो एलिमेंट मिलके तीन मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हो सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हो जाएगा सर, श्योर हो? हाँ पक्का, डन। अच्छा चलो एक काम करो, एक बटन दबा दो, जल्दी से जल्दी बताना मुझे। ए भैया अगर मैं बोलूं कार्बन, नहीं पहले ये किसको फॉलो कर रहा है? ये लॉ किसको फॉलो कर रहा है? जल्दी से जल्दी बताओ, ये किसको फॉलो कर रहा है? ये किसको ओबे कर रहा है? यहां पर क्या बताओगे? ओबेज लॉ ऑफ, क्या लिखोगे सर? कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या लिखोगे सर? क्या होगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के, कार्बन और दो एलिमेंट को मिला के आपने क्या किया? ये अलग अलग कंपाउंड्स बना दिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा। लेकिन अब ध्यान सुनना सर, अ कंपाउंड CXHY has mass ratio obtained from three samples as, उनका मास रेशियो दिया हुआ है, कार्बन का और हाइड्रोजन का सैंपल 1 में मास रेशियो दिया है, सैंपल 1 का रेशियो दिया है, सैंपल 2 का रेशियो दिया हुआ है, सैंपल 2 का रेशियो दिया हुआ है, सैंपल 3 का रेशियो दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, उससे पहले तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना परसेंटेज ये दिया है? 2:10 दिया है, ये 1:5 दिया है, और यहां पर 4:20 दिया है। बताओगे ये किसको फॉलो कर रहे होंगे? मैं इतना लिखूं उससे पहले तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये किसको फॉलो करेगा? ये किसको फॉलो कर रहा होगा? परसेंटेज दिया हो, सैंपल का रेशियो दिया हो, क्या है ये? किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। एक ही बंदा उसके अलग अलग सैंपल लोगे तो उसके अंदर लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगाओगे, और अगर दो एलिमेंट्स मिलके अलग अलग कंपाउंड्स बनाएंगे तो वहां पर क्या लगेगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। अरे पक्का डन है भाई? हाँ 83% वाले लोग निकले आगे, चले। हाँ बाकी रिपीट वाले वो बेचारे साइड है, तुम लोग इतना ज्यादा रिप्लाई देते हो। हाँ चले आगे। चलो अब देखते हैं एक नया लॉ और थोड़ा सा तड़का मंगाते हैं, थोड़ा सा और तड़का डालते हैं। क्या है अपने पास? थोड़ा सा और तड़का डालते हैं। हाँ क्या है? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? इसका स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ना है क्योंकि ऑब्वियस सिलेबस में है नहीं, तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, अरे यार एक मिनट, कहां गया? ओके,
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट है, पहले ही बता देता हूं मैं। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखिएगा रिश्टर की बात कर रहा है। भाई साहब सुनिएगा एक बार, बहुत डिफिकल्ट चीज बोल रहा है। इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश देखिए। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, देखिएगा, कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, बस यही ट्रिक है, पता है, यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। जब तीन एलिमेंट आ जाए, समझ जाना, आंख बंद करके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगा देना। दो एलिमेंट पे क्या लगाना है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीन एलिमेंट पे क्या लगाना है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जब तीन एलिमेंट, इंग्लिश देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ, इंग्लिश देख रहे हो, इंग्लिश देख रहे हो कितनी शानदार इंग्लिश है, इसको पढ़ोगे तो आदमी बेहोश हो जाए। देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस दे डू सो इन सेम और सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ओह माय गॉड, ऐसी इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश देख रहे हो, क्या इंग्लिश है, कितना डिफिकल्ट है ये सब। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है कि सर जब तीन एलिमेंट कंबाइन करें और तीनों एलिमेंट, देखिएगा, अरे भैया कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, देखिएगा, तीन एलिमेंट अगर कंबाइन करें, मान लो ए है, बी है और सी है, ए बी से कंबाइन करे, मान लो ए टू बी करके कंबाइन कर रहा है, ए सी से कंबाइन करे तो मान लो ए टू सी करके कंबाइन कर रहा है। तो जब बी और सी कंबाइन करेंगे तो पता है कितना डिफिकल्ट, ये किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? सर ये देख लो, ए का फिक्स्ड मास है, जिस मास से ये कंबाइन कर रहा है उसी मास से ये आपस में ऐसे बन जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जब तीन एलिमेंट्स अगर कंबाइन कर रहे हो, जब तीन एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हो आपस में, जैसे ये देखो, ये देखो सर, यहां पर 12 ग्राम का मास कितने मास से रिएक्ट कर रहा है? 4 ग्राम से। देखिएगा ध्यान से, 12 ग्राम का मास 4 ग्राम से। यहां पर अगर CO2 लेता हूं तो ये 12 ग्राम का मास किससे कंबाइन कर रहा है? 32 ग्राम से। तो अब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो सर ये H2O बनेगा, और यहां पर देखोगे 2:2 कितना रेशियो आ जाएगा? 16। 1:8 का रेशियो आ रहा है। शायद सेम रेशियो अगर इस मास को फिक्स कर दो, इस मास को फिक्स कर दो तो 4:32 का रेशियो, 4:32 का रेशियो शायद इसी को बोलते हैं। शायद देख लो, जो रेशियो यहां पर होगा वही रेशियो इन लोगों का होगा, पक्का। अगर तीन एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, तीन एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ तो 12 ग्राम और 4 ग्राम, सर 12 ग्राम 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो उनका रेशियो क्या होगा? 4:32। बेटा इसको 4:32 ही तो बोलते हैं, 4:32 ही तो बोलते हैं। 2:16 को क्या बोलते हैं? 4:32 ना। मैथ, हाँ हम तो मैथ छोड़ चुके, छोड़ाए हम मैथ्स की गलियां, जहां कभी साइन थीटा हमें बोला करता था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हुआ करता था। हाँ हो जाएगा, श्योर हो? अरे भाई तुझे कंपाउंड 4:16 भाई साहब, अरे भाई ये फिक्स्ड, पढ़ ली इंग्लिश, इंग्लिश पढ़। फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड कंपाउंड, ये दो एलिमेंट किसी फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड कंपाउंड से रिएक्ट कर रही है। देखो ना, कार्बन का मास 12 ग्राम 12 ग्राम कर दिया, तो भैया इसका 4 ग्राम, इसका 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। इन दोनों का रेशियो ले ले, देखना 4:32 का रेशियो, मतलब 1:8 ही तो आएगा। इसी को क्या बोल रहे हैं? ये तीनों लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अबे जिंदगी में तुझे कोई कैलकुलेट मत करियो, बस एक चीज ध्यान रखियो, एक चीज का ध्यान रखना, अगर तीन एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तीन एलिमेंट आपस में कुछ कंपाउंड्स बनाए, जिंदगी में आंख बंद करके लगा देना उनके ऊपर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, उनके ऊपर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तीन एलिमेंट, तू ज्यादा सोच मत कि क्या रेशियो, कैसा रेशियो, छोड़ दे भाई। तू ज्यादा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिमाग लगा, ज्यादा दिमाग मत यूज कर। क्यों? क्योंकि सर जरूरत नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस में ऐसे भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के हम टिक जरूर मार सकते हैं। क्योंकि तीन लोग अगर आपस में एक दूसरे से कंपाउंड बना रहे हैं, दैट मींस वो किसको फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसको फॉलो कर रहे हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। कैसे? अरे सुनना रे भाई, अरे सुनना, ये देख, ये देख, नाइट्रोजन हाइड्रो, नहीं पहले मैं नहीं बोलूंगा, पहले बताना, एक बार।
ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा, चलो बताओ, ये कौन से लॉ को फॉलो करेगा, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है, ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसको फॉलो कर रहा है बेटा, मल्टीपल प्रोपोर्शन को। क्यों, क्योंकि सर दो ही एलिमेंट है, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, सब के सब होल नंबर रेशियो में है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन अब सुनिएगा, हे भाई साहब देखिएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐसा कंपाउंड बना रहा है। ये तीनों का मास का रेशियो, परसेंटेज, ये सब मत देखो, बस ये देख लो कि सर क्या ये तीन एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे ट्रायंगल बना रहे हैं क्या, इन सब के कंपाउंड्स बन रहे हैं, तीन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बन रहे हैं। अगर तीन एलिमेंट्स के आपस में कंपाउंड्स बन रहे हैं तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब वो किसको फॉलो कर रहे होंगे, वो किसको फॉलो कर रहे होंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। किसको फॉलो कर रहे हो, देखो कितना डिफिकल्ट है ये सब। इंग्लिश देखो, इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट है भाई, ऐसे समझना ज्यादा आसान है कि सर कोई फर्क नहीं, अरे तू ये ले, एक और को मैं डिफिकल्ट दूंगा, भाई बोल रहा है डिफिकल्ट दू, ये ले, बता किसको फॉलो करेगा। कार्बन सल्फर के साथ, सल्फर कार्बन के साथ, ऑक्सीजन सल्फर के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, सब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, सब एक दूसरे से दिखा रहे हैं। तो क्या है ये, देख रहा है कितना डिफिकल्ट चीज पढ़ा दी भाई साहब। हाँ सर इतना दिमाग, हाँ इतना दिमाग यूज करना था डॉक्टर बनने से पहले, हमें तो बताया ही नहीं गया। हमें तो बोला गया था साइंस ले लो, साइंस में कम दिमाग लगाना होता है, जिसने ही बोला उसको पकड़ लो भाई। हाँ अगर कोई रिएक्शन की बात करेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर किसी एलिमेंट का अलग अलग सैंपल लिया तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और अगर एक ही आदमी दो एलिमेंट अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तीन लोग आपस में कंपाउंड्स बनाएंगे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यही है भाई इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, बस इसकी इंग्लिश ध्यान रखिएगा क्योंकि स्कूल के एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। मजाक मजाक में ऑब्वियस भाई मैं ऐसे समझाऊंगा, मुझे ऑब्जेक्टिव करवाना है, लेकिन स्कूल में जिसको लिखना है भाई ये सब रेशियोज है, या एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, लाइंस एग्जैक्ट एनसीईआरटी के टाइप। स्कूल के टीचर से पंगा नहीं लेने का, जो लोग भी स्कूल जा रहे हैं, अगर सर बोले कि ये गलत है तो ये गलत है, स्कूल के टीचर से पंगा नहीं लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल उनके हाथ में है, ठीक है। हम लोग बेटा नीट में हेल्प कर सकते हैं, हम बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग इसको पूछ सकते हैं, इसीलिए उधर नहीं, उधर से पंगा नहीं, ठीक है। वो बोले कि इसको इंग्लिश में नहीं उर्दू में लिखो, लिख देना, फारसी में बोले फारसी में लिख देना, लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ एकदम नहीं, मैं खुद नहीं लेता भाई पंगा, अरे मैं खुद नहीं लेता। मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था, एक दिन क्या हुआ, एक बार किसी कोचिंग में था तो वहां पढ़ा रहा था, वहां एक स्कूल के टीचर ने उसका अब देखो होता क्या है ना, हम लोग के साथ देख रहे हो, हम क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता देंगे, हम क्वेश्चन देखते हैं आंसर बता देंगे। अब हमारे स्टूडेंट ने कर दिया कांड, उसने क्वेश्चन का सारा आंसर बता के आ गया, लिखा क्या है तो लिख रहा है आंसर फाइनल आंसर 2, फाइनल आंसर 3। स्कूल के टीचर ने उसको तो छोड़ो, मुझे बहुत डांट लगाई, मैं बड़ा भाई बन के गया उसके, भाई साहब बोल रहा है कि देखिए आपका बच्चा कैसी लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहा है, क्वेश्चन देख रहा है उसका सीधा आंसर बता दे रहा है, क्वेश्चन देखा, कुछ ट्रायंगल नहीं बनाया, कुछ रिएक्शन नहीं किया, बस ऐसे ही देख के आंसर बता दे रहा है, और मैं सुन रहा हूं, सुनना पड़ रहा है। तब मुझे रियलाइज हो गया, मैंने कहा नहीं, अब इसके बाद बहुत ज्यादा सुना था भाई मैं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई साहब, ओ भाई साहब इंग्लिश लिखी है, क्या इंग्लिश है, अब देख लो तुम लोग कौन कौन कर पाएगा। भाई साहब इतनी खतरनाक इंग्लिश मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार, जल्दी करो। 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 6 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ, देख रहे हो इंग्लिश, ओ इंग्लिश, हाई इंग्लिश। क्या होगा सर ये, अरे कैलकुलेट नहीं करोगे क्या तुम लोग, कैसे लोग यार, कैसे आंसर दे दिए तुम लोग यार, इज्जत दो ना यार क्वेश्चन को।
तो बोल रहा 6 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ 2 ग्राम सल्फर टू फॉर्म CH2, 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ 2 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, 10 ग्राम ऑफ सल्फर कंबाइंस विथ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड, इट इज इलिस्ट्रेटेड भाई। सब आंसर बता गए यार, चलो मुझे भी नहीं आता। हाँ इंग्लिश पढ़ना था भाई, तुम्हें फील आना चाहिए था, रैप बन जाता इस पे टोनी कक्कर होता तो। 6 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम सल्फर कंबाइंस क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ तुम लोग यार ऐसे 90.66% लोग कर गए। हाँ इतना फास्ट करोगे, ऐसे नहीं चलता ना यार, इज्जत देनी होती है। क्वेश्चन दिखे ऐसे होता ना, ऐसे प्रणाम करिए कि हाँ भाई आए हो, तुम आए हो मेरी जिंदगी में, हाँ तुम क्वेश्चन बन के मेरी जिंदगी में रहना, तुम आंसर बन बन के, हाँ ऐसे करते चले जाओ। चलो ये देखना भाई, स्कूल में भाई मैं पहले बता रहा हूं, जितने भी लॉज बता रहा हूं ये सारे लॉज मैं अपने लिए शॉर्टकट बता रहा हूं, आपके लिए स्कूल में लिखना है। जैसे ये लॉज देखा है, ये लॉ दिखा है, ये लॉ देखिए, इसका नाम देखिएगा गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, 1808 में दिया था गेलुजाक्स ने अपने पास। हाँ ये देखना क्या बोलता है, ए सुनो इंग्लिश में क्या बोलता है, व्हेन गैसेस कंबाइन, अच्छा they are produced when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided that all the gas at constant temperature and pressure। मतलब क्या है कि सर अगर आपको कोई भी रिएक्शन में अगर गैस कंबाइन कर रही है तो ये सिंपल रेशियो का मतलब होता है बेटा होल नंबर रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब होल नंबर रेशियो, मतलब कोई अगर गैस कंबाइन करेगा तो वो किस रेशियो में कंबाइन करेगा। ओ भैया ये देखिएगा, अगर कोई गैसेस कंबाइन करें या प्रोड्यूस हो, ये देखना कितना डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूं, कितना डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा हूं। ये देखना सर, ये देखना सर, ये देखना ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये देखना अपने पास, ये देखो सर N2 प्लस H2 ये रिएक्ट कर रहा है, इसको पता है कैसे पढ़ते हैं। इस रिएक्शन के आगे जो ये लगा होता है नहीं दिख रहा ना बेटा, इसको 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 3, इसको क्या बोलते हैं 2। कुछ दिन रुक जाओ, इसको तुम 1 लीटर पढ़ोगे, इसको तुम 3 लीटर पढ़ोगे, इसको तुम 2 लीटर्स पढ़ सकते हो, या फिर इसी को तुम 1 मोल भी पढ़ सकते हो। इसको हम लोग 1 मोल, 3 मोल्स और इसी को 2 मोल्स भी पढ़ते हैं। कैसे? अरे सर ये आगे जो लगा होता है ना यही बताता है कि 1 लीटर नाइट्रोजन का वॉल्यूम, 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 लीटर अमोनिया बना रहा है। कोई बोले सर मुझे लीटर बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है तो ml में ले लेना। बस याद रखना इसको 1 ml लोगे तो ये कितना होगा 3 ml होगा, और ये कितना बनेगा 2 ml बनेगा। मैं बस इतना बता रहा हूं कि तुम चाहे जो भी रेशियो ले लो, क्या रेशियो आ रहा है 1:3:2। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जब भी बैलेंस करोगे होल नंबर में बैलेंस करोगे, रिएक्शन जब भी बैलेंस करोगे होल नंबर में बैलेंस करोगे, तो जो मोल्स का रेशियो है या जो वॉल्यूम का रेशियो है वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा क्या आता है गैसेस केस में, गैसेस केस में हमेशा क्या आएगा होल नंबर रेशियो आएगा। देख लो इतना डिफिकल्ट, हाँ इतना डिफिकल्ट समझ रहे हो। सर गैस अगर कंबाइन करेगा कोई भी गैस है, देखो ना ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, मैं तुमसे ऐसे लिख देता हूं, देखो ये देखो, ये ए गैस है बी गैस है, कंबाइन करके क्या बना रहा है सी गैस बना रहा है। मैं तुम्हें बस एक ऑप्शन देता हूं, बताओगे कौन सा ऑप्शन सही है। ए का 1.7 लीटर, बी का 2.9 लीटर कंबाइन कर रहा है, क्या ये रेशियो सही है? कौन सा रेशियो वैलिड हो सकता है, कौन सा रेशियो वैलिड हो सकता है? ए और बी का क्या रेशियो वॉल्यूम का ले सकते हो तुम जिंदगी में? कौन सा रेशियो ले पाओगे? कभी लेना पड़ गया तो कौन सा रेशियो ले पाओगे? अरे कौन सा रेशियो ले पाओगे, बताओगे कौन सा रेशियो ले पाओगे? किस रेशियो को? अरे सर ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है, कभी नहीं अलाउड है भाई साहब, फ्रैक्शन में जिंदगी कभी चल ही नहीं सकती। मैं बार बार बोल रहा हूं, एटम हो गया, वॉल्यूम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये फ्रैक्शन में नहीं चलता, आधा अधूरा नहीं चलता भाई कि किसी का फ्रैक्शन ले लिया सर मजे मजे में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये होगा, ये होगा। स्पैमर के लिए डी ऑप्शन लिखा था मैंने, हाँ स्पैमर वाला भाई,
तुम्हारे लिए डी ऑप्शन था, तुमने लिखा ही नहीं है। सी वाले देख रहे हो, सब पढ़ने वाले आ गए, तुम साइड हो गए हो यार। तुम बाद में आना, जब हम सीरियसली पढ़ाएंगे ना, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आना तुम। ठीक है, देख लो, ए बी सी। हाँ, उसके लिए स्पैमर के लिए भी गाना बनाएंगे। आए हो मेरी जिंदगी में, नहीं, आए हो मेरे बैच में, तुम स्पैमर बन के बस स्पैमिंग ही करते रहना और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कंपटीशन कम होगा। ठीक है, ये देख लो, 2 लीटर 1 लीटर आंसर आ जाएगा। जब भी कोई गैसियस वॉल्यूम की बात करेगा तो हमेशा वो रेशियो क्या होगा सर? वो हमेशा रेशियो किस रेशियो में होगा सर? वो होल नंबर रेशियो में होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ओ माय गॉड, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे रे? कैसे होगा ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन? बताओ कैसे होगा ये सब? 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2, ना 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 ना, ये कौन सा लॉ है? ये हमने कहां पढ़ लिया, कब पढ़ लिया? जब भी वॉल्यूम अगर गैस का आ रहा है, गैस कंबाइन कर रहे हैं, तो जिंदगी में टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। आज के बाद कोई पूछे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो उसको टेंशन तुमसे हो जाए, ऐसा पढ़ के जाओ। हाँ, क्या होगा? क्या होगा सर? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं होगा? नहीं सर, वो कब होता था? जब एक ही कंपाउंड अलग अलग सैंपल से लेके आए, तो ये नहीं होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा सर, वो तब होता था जब एक दो एलिमेंट मिलके अलग अलग कंपाउंड्स बनाए, तो ये भी। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, 3 एलिमेंट मिलके आपस में कंपाउंड बनाए तो होगा। सर कौन सा ऑप्शन होगा? गेलुजाक्स लॉ। हाँ, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक बोल रहा है नाम सर अच्छा है। अरे आई साइंटिस्ट है, इज्जत दो यार। ठीक है, आज के टाइम में होता तो थोड़ा अलग था। हाँ, चलो, पता चला नाम चेंज करवा रहा है सारी जगह किताब पे। चलो जल्दी करो, क्या हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, देखिए भाई साहब, ये देख रहे हैं कैसे कैसे लोग आ गए हमारी जिंदगी में। अच्छा सुनो, अब मैं बहुत हार्ड चीज, एक बहुत हार्ड चीज पढ़ाऊंगा, एक लास्ट लॉ। और देखो सुनो, 6 लॉ, 6 छठा लॉ पढ़ाने जा रहा हूं। 6 लॉ, देखो 5 लॉ पढ़ा चुका हूं मैं। देख रहे हो कितना हार्ड हार्ड चीजें चल रही हैं बेटा। 5 लॉ हो गया। कौन कौन सा? रिएक्शन के अंदर मास कंजर्व है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर सामने वाले के पास किसी भी सोर्स से आओगे, सेम चीज आ रही है, तो उसको बोलोगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 3 एलिमेंट्स अगर आपस में मिलकर कंपाउंड्स बना रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और अगर किसी रिएक्शन में गैसेस कंबाइन कर रही हैं तो वो क्या होंगी? हमेशा होल नंबर रेशियो में होगी। उसको क्या बोलेंगे? गैसियस, गेलुजाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब मैं सुनो, ऐसे सुनो, बहुत डिफिकल्ट, एक देखना, बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड। कलेजे धक धक कर रहा है मेरा तो। ऐसे करना भी चाहिए ना यार, नहीं तो रुक जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अबे हर एक का लिमिटेशन नहीं करना भाई, हर एक का लिमिटेशन नहीं करना यार। इसमें क्या लिमिटेशन है? इसमें नहीं लिमिटेशन आएगा भाई। हर एक का लिमिटेशन थोड़ी ना करना है। ये देख, एवोगाड्रोस लॉ देख रहा है, एवोगाड्रो नंबर ने क्या बोला ये देखना। सुनो, एवोगाड्रो ने लॉ बोला, प्रपोज किया, बोला कि सुनो, सुनो, प्रपोज करता हूं। क्या है सर? प्रपोज किया क्या? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। हे भाई साहब, नहीं हो पाएगा यार। इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मॉलिक्यूल्स कैसे होगा? हैं ऐसी बहकी बहकी बातें। देखो कितना हार्ड बात बोल दिया। ये देखना, अगर मैं 10 लीटर नाइट्रोजन लूंगा, अगर 10 लीटर नाइट्रोजन और 10 लीटर CO2, इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स। नहीं बात मानेंगे एवोगाड्रो की। ऐसे कैसे हो जाएगा यार? नहीं ले सकते आपको। इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स। हम प्रूव करके देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। ये देखिएगा, इससे ये देखिएगा ये कैसी बातें आ गई। हाँ भाई, देख रहे हो, यही होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ओह, यही तो नहीं करना था। अरे सॉरी भाई, जिसको भी दर्द हुआ इस चीज से। नंबर ऑफ मोल्स आ गया, नाइट्रोजन के मोल्स आ गए, और जैसे ही नाइट्रोजन के मोल्स आए, मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? सर N2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। देखोगे अपने पास, ये क्या हो गया? इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। जिंदगी कैसी चल रही है? ये पीछा ही नहीं छोड़ रही, पीछा ही नहीं छोड़ रही भाई साहब। मैं क्या करूं? हाँ, तुम गाना गाओ। मैं क्या करूं राम, मुझे मोल मिल गया।
जब से आया है जिंदगी में। हाँ, ये देख लो, ये क्या हो रहा है, मोल ऑफ CO2 हो गया है, और यहां से मॉलिक्यूल्स निकल गया, यहां से मॉलिक्यूल्स निकल गया, कितना हो गया सर, 10/22.4 इंटू एन ने ले लिया। बताइए ना सर, बताइए, किसी के वॉल्यूम इक्वल हो जाने से नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हो गए, मॉलिक्यूल्स भी इक्वल हो गए। हाँ, कैसे कैसे चल रहा है जिंदगी, एकदम मोल मोल हो गई है। क्या गलती करी हमने। हाँ, 6,000 रुपये दिए, 4 सर जितना भी 4,800 जो भी पैसे दिए, एक तो वो गलती करी, रजिस्ट्रेशन कराया, पढ़ने की गलती, ऊपर से मास्टर ऐसा मिला। बताओ, हर एक दिन आ रहा है एक ही कहानी को, 10 तीसरा दिन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकलवा रहा है, फिर बोल रहा है मॉलिक्यूल निकाल दो। हैं, कैसे निकाल दे ये एन ए, बताइए, हम तो आज तक सोडियम समझ रहे थे, ये एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है, कैसी बात कर दी। हाँ, दर्द हो रहा है ना, ये दर्द मैं फील कर सकता हूं, मैं चाहता हूं ये दर्द कम हो तुम लोगों का। जो भी हमारा स्पैमर है भाई, कुछ नहीं करना होता, तुझे सबसे अच्छी राहत की चीज बताऊं तुझे, अगर स्पैमर को विद इन सेकंड राहत चाहिए ऐसे दर्द से, तो बस कुछ नहीं, देखना साइड में एक एरो होगा ऊपर, देखो बेटा, इसको देखो, जादू दिखाता हूं, देखो ऐसे एरो होगा, इसको एक बार दबाओ और फिर एक बार और बैक कर दो, दर्द खत्म। फिर एक ऐसा ऐसा एक है ना, ऐसा करके एक छोटा सा आपके मोबाइल में ऐप होगा, उस पर दर्द कम हो जाएगा, जाके दर्द कम कर लेना। लेकिन यहां दर्द चलेगा, ठीक है, यहां दर्द चलेगा। ये देख लो सर, इक्वल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर, गैस कोई भी हो, नाइट्रोजन हो चाहे CO2 हो, कोई भी गैस हो, क्या फर्क पड़ रहा है सर, इन सब के अंदर क्या फर्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा। लेकिन सर फॉर गैसेस, ये देखिएगा भाई साहब, मैं क्या लिख रहा हूं, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक लाइन लिख रहा हूं। अब तुम एवोगाड्रो से आगे चले जाओगे, एवोगाड्रो ने तो ये बोला था इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स। अब देख बेटा, तुम क्या क्या लिख सकते हो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आपका इक्वल वॉल्यूम है ना, तो इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल मोल्स होगा, इक्वल मोल्स का मतलब इक्वल मॉलिक्यूल्स होगा। याद रखिएगा एवोगाड्रो की स्टेटमेंट को, अगर किसी के पास इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल मोल्स होगा। ये एग्जांपल्स है आपके सामने। हाँ सर, देख लो, ये देख लो, ये देख ले भाई। अच्छा, एटम इक्वल होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एटम को इक्वल होना होगा तो एटॉमिसिटी भी इक्वल होनी पड़ेगी। कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहा हूं यार, मुझे खुद पे शर्म आ रही है। बोल रहा हूं एटम इक्वल होगा तो एटॉमिसिटी को इक्वल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिसिटी क्या होगा सर, यहां पर 2 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। एटम के लिए नहीं करूंगा यार, डर लग रहा है। हाँ, वो बटन दबा के चला जाएगा लास्ट में, तुम लोग तो करोगे नहीं, तुम लोग बटन तो दबाओगे नहीं, अब वो दबा के चला जाएगा। एटम निकाल दोगे, एटम इक्वल तो नहीं दिख रहा, अरे भाड़ में जा, निकाल। फीडबैक देगा तो देगा। चलो ये देखो, इसका एटम कितना होगा, ये देख रहे हो, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10/22.4 इंटू एन ए, इंटू क्या करोगे? 3 कर दोगे। CO2 में कितने हैं? 3 हैं। CO2 में कितने हैं? 3 हैं। एटम इक्वल नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा, मोल्स इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। फॉर सेम गैस, गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एवोगाड्रोस लॉ। बेटा देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा लॉ हो गया, 6 लॉ खत्म कर दिया है भैया। हाँ, 6 लॉ हो गए, 6 है। मास्टर बदमाश है यार, 6 लॉ पढ़ा दिया, बताओ यार कैसी। हाँ, ऐसे कैसे यार, ठीक है। क्या होगा, ये क्या होगा? अरे भैया ये क्या होगा सर, जहां एटॉमिसिटी इक्वल होगी वहां हो सकता है एटम्स इक्वल, लेकिन आप स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिख सकते ना, स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सर देखिए, इक्वल वॉल्यूम है। चलो एक क्वेश्चन कर लो, तुम खुद कर लो। अरे तुमसे कौन पूछता है, ये देखो ना, चलो तुम खुद से बताओ। 5 लीटर CH4 लिया, 5 लीटर मैंने कौन सा गैस ले लिया? CO2 गैस ले लिया। 5 लीटर CH4 लिया, 5 लीटर N2 ले लिया। अब चलो इसके बारे में तुम खुद सोचो, इनका क्या क्या इक्वल होगा। वॉल्यूम तो इक्वल दे दिया मैंने, अब तुम खुद से सोचो इनका क्या इक्वल होगा। चलिए भाई साहब, सब लोग निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, क्या होगा? हाँ क्या होगा भैया? 5-6 लॉ हो गए यार,
ठीक है, जल्दी जल्दी। ऑब्वियस है भाई, ये लास्ट के दोनों लॉ किसके लिए पढ़ा है? गैस के लिए पढ़ा है। गेलुजाक्स लॉ किसके लिए वैलिड है भाई? गैस के लिए वैलिड है। ये किसके लिए? अरे भैया ये देखिएगा सर, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो CH4 के, कितना हो जाएगा? 5/22.4। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो रे, मॉलिक्यूल्स कितना होगा सर? 5/22.4 इंटू क्या होगा? Na। सर एटम निकालने जाओगे कितना हो जाएगा? 5/22.4 इंटू Na इंटू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 5 है। सर यहां देखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 सर 5/22.4। वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, फिर उससे मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, कैसे आएगा सर? मॉलिक्यूल्स कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? एवोगाड्रो नंबर से। और एटम के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5/22.4 Na को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 4 से, सॉरी 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। और यहां पर देखोगे, अरे भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 5/22.4। ये कितना हो जाएगा सर? मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 5/22.4 इंटू Na। सर ये एटम्स इक्वल होंगे क्या? एटम्स नहीं, जरूरी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वल होगा? देख लो सर क्या होगा। सर हमारी जिंदगी में वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, याद रखिएगा वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है। देख लो अपने पास इक्वल वॉल्यूम हुआ, इक्वल वॉल्यूम का मतलब इक्वल मोल्स हो जाएंगे गैस के लिए, इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल मोल्स हो जाएंगे, और चाहे तो हम बोल सकते हैं इक्वल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इक्वल मॉलिक्यूल्स बोल दे। ये सब चीजें अपने को डिपेंड, एटम्स के बारे में आप बोल नहीं सकते। एटम्स देख लो, यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से, यहां 2 से, एटम इक्वल होगा नहीं होगा ये जरूरी नहीं। पक्का? अरे हो जाएगा, है डन, डन कर ले पक्का। अरे भैया देख लो, इतना हार्ड पढ़ा दिया यार, मुझे खुद का सर दर्द हो गया यार, इतनी सारी चीजें पढ़ा देता हूं मैं। बताओ, आराम आराम से पढ़ाना चाहिए हमें ना। ठीक है, ये लाइन बोला था तो इसकी जबरदस्ती ये लाइन क्यों घुसाना था सर को? सर दिखाना चाहते हैं जबरदस्ती का ना, स्कूल वाले इतना लाइन पढ़ा के छोड़ देते हैं, ये जबरदस्ती का पढ़ा रहे। इक्वल एटम्स, एटम्स इक्वल नहीं होते, इक्वल एटम्स नहीं होंगे, ऑब्वियस है। मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, मोल्स इक्वल होंगे, एटम्स इक्वल नहीं होंगे। पक्का? हाँ चलो एक क्वेश्चन देखना रे भाई, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा पढ़िएगा आराम से, मैं पहले कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जाता हूं। शर्म आ रही है मुझे इस क्वेश्चन पे। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग। अच्छा सॉरी, ये भी तो देना था, सॉरी सॉरी सॉरी। अब ये दूंगा तो फिर हटाना पड़ जाता है। क्या आएगा? क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी रे भैया, जल्दी। तुमसे मिलना, क्वेश्चन करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्या है मोल, बड़ा अच्छा लगता है। स्पैमर को रोना आता है। हाँ क्या होगा? गैसेस रिएक्ट टुगेदर। भाई ये तो गेलुजाक्स लॉ था ना, ये थोड़ी ना एवोगाड्रोस लॉ था। एवोगाड्रोस लॉ क्या था सर? ये नहीं था, ये गेलुजाक्स लॉ था। एवोगाड्रोस लॉ नंबर ऑफ एटम्स नहीं होता था सर, डिफ्यूजन। हमें क्या मतलब इस डिफ्यूजन से भाई? हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा? जैसे आजकल हमारा नेता कैसा होगा, तो वैसे हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। हाँ पक्का? चले देख लो भैया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फिनिश, फिनिश हो गया जी। हाँ क्या करें,
कैसे होगा? फिनिश हो गया 85% जनता के साथ। मैं कल देख रहा था परसेंटेज इसी के 83 पॉइंट कुछ 4.9 कुछ लिखा हुआ था। तो भैया इतनी ही जनता बहुत सही पढ़ाई कर रही है। बस लगे रहो भाई, सच बता रहा हूं, जो भी इधर उधर गलती कर रहे हो ना, तुमसे बस बोल रहा हूं। देख भाई, मजे मजे में सारी चीज ना इंजॉय करते हुए पढ़ना है, इंजॉय करते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अरे टेंशन लेके बैठे हुए। हाँ तुझे दिख रहा है सीरियस तो दिख नहीं रहा। हाँ बस बुरा बोलेगा तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है, हम लोग भी इंसान ही है यार, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, कभी कोई कुछ बोल देता है तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ पढ़ाएंगे जरूर, आज नहीं अब हो सकता है किस दिन। अब देखो ना हम क्वेश्चन, अरे भाई क्वेश्चन की बात कर रहे हो यार, तुम क्वेश्चन की बात कर रहे हो, अब शुरू हो जाओ। चलो भाई सरदर्द लेने के लिए तैयार हो? चलो एक बार देखते हैं कितने लोग। चलो बेटा पढ़ने वाले लोग भी यस और नो बताना, कितने लोग क्वेश्चन करने को तैयार हो? मोल मोल कर दें क्या आज? फिर से मोल मोल कर दें, जल्दी से जल्दी मोल मोल जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो बताना जल्दी जल्दी। आज तो भैया क्लास चलेगी कब, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। कितने लोग हैं? एंड करो, नहीं कर रहे जल्दी, यस और नो में जल्दी से जल्दी। अबे जल्दी। तो लगातार हमारे पास रुझान आ चुका है, यस का ही रुझान ज्यादा आ रहा है, और मुझे लग रहा है वो 90% से ऊपर रुझान है। नो तो बेचारा दिख ही नहीं रहा। बस यही डेडिकेशन चाहिए। और अब इसी से जिन लोगों को जाना हो, भैया मैंने बताया ना उड़ता हुआ तीर है उसको साइड में, ठीक है दबा दीजिए चले जाइए। लेकिन जो लोग पढ़ने आए हैं अब क्वेश्चंस करेंगे, किसके ऊपर? लॉस के ऊपर। आज क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा ना, क्योंकि आज तो अभी तो पढ़ाया तो अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में कर दोगे। कल पूछूंगा ना लॉस के ऊपर। मैं चालाक इंसान हूं भाई, मैं लॉस के ऊपर आज क्वेश्चन क्यों दूंगा, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। आ जाओ भाई, कौन कौन करेगा, निकाल के दिखाओ आज। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, अरे भाई साहब करो क्वेश्चन। ऑक्सीजन एटम निकालो, इसके अंदर कितने होंगे? हाय क्या होगा, निकालो। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, मोल मेरा मोल तेरा, एटम मेरा खोया रहता है मोल के साथ। जल्दी क्या होगा? ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जल्दी निकालो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 126, इसका मास निकालो कितना होगा? सर 63 होगा। आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी, 2 मोल ऑफ NH3 HNO3 लिख दिया। और अब नाइट्रोजन के एटम्स चाहिए, तो भैया कितने एटम्स चाहिए? सर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2Na मॉलिक्यूल्स हैं। खटाखट लिख भाई, और रफ पेपर ले, उस पर निकाल एटम ऑफ ऑक्सीजन। सर टाइम के साथ नहीं, 2Na इंटू क्या कर दूंगा, 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 6Na आ जाएगा, 6Na आ जाएगा बस। देख लो, बहुत लोग बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ लोगों ने गलती करी है, प्लीज इसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। 6Na इज द करेक्ट आंसर, 6Na इज द करेक्ट आंसर। 2 मोल ऑफ HNO3 आएगा ना, एंड 2 मोल ऑफ HNO3 इज नथिंग 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, और इसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 क्या है? एटॉमिसिटी है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आएगा? 6Na। जिन लोगों की गलती हुई, गलती एक्सेप्ट करो, और अगली क्लास में फिर से बोल रहा हूं, फिर से क्वेश्चंस लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। हम मेहनत करने को तैयार हैं, तुम भी साथ साथ क्वेश्चंस करो, पक्का? अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मतलब कौन सा होता है? O2 गैस। इसका मोलर मास भी लिख देता हूं, जल्दी जल्दी निकालिए। मोलर मास कितना? 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एटम्स निकालने, ऑक्सीजन के एटम्स निकालने। क्या होगा, कैसा होगा रे, कैसा होगा ये क्वेश्चन, कैसा होगा भाई? कोई बात नहीं, पोल लेट आता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। पोल काम नहीं कर रहा, छोड़ दे, तू बस ऐसे ही बता दे। कल करेंगे ना, कल करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल फार्मूला। कल भी बहुत हार्ड हार्ड पढ़ेंगे। देख रहे हो आज कितना हार्ड पढ़ दिया, 6 लॉ पढ़ गए यार, बताओ। 6 लॉ पढ़ गए, इतनी जनता को समझ में भी आ गया, कैसे आएगा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना आएगा 16/32, कितना हो गया 1/2 मोल। 1/2 मोल ऑफ O2 लिख सकता हूं। अरे भैया 1/2 मोल O2 मतलब 1/2 इंटू एन मॉलिक्यूल्स लिख सकता हूं। मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर मुझसे ऑक्सीजन के एटम्स पूछ रहा है, तो एटम्स के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सर इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी एटॉमिसिटी से। लेना भाई, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आ गया। एवोगाड्रो नंबर कितना है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। एवोगाड्रो नंबर लेना है ना, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो एटम्स के लिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, जो भी एटॉमिसिटी है, जो भी एटॉमिसिटी है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। फंस गए कुछ लोग, बी में फंस गए, कुछ लोगों ने बी में गलती कर दी। प्लीज बेटा टेस्ट थोड़ा टेंशन लेके मत करना, क्वेश्चन कर। जो लोगों ने बी में गलती करी, मैं तुमसे बस एक चीज बता रहा हूं, जिन लोगों ने 1/2 कर दिया, भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। फंस रहे हो ना, जैसे मैंने शुरुआत में ट्रैप किया वैसे ही तुम्हें हर एक जगह। मैं बस ये सिखाना चाहता हूं कि भैया ये जो एग्जाम है ना 10th क्लास का एग्जाम नहीं है। यहां क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के साथ साथ सोचना है, प्लस उसके साथ साथ आपको चीजें निकालनी है। ठीक है, गलती से सीखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ गलती से सीखो, कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो इसका निकालो, ये तो बहुत सिंपल सा, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। क्या होगा, चलो एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, कितना आएगा। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई वाला स्टेट, क्या फर्क पड़ रहा है, जल्दी कितना हो जाएगा। क्या होगा सर, इसका मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास निकालोगे 180 AMU होगा, तो 180 ग्राम तो नहीं होगा, ग्राम में इतना बड़ा तो नहीं होगा। अब कैलकुलेशन बस इतनी करनी है कि 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम से। सर इसको क्या करेंगे, 180 16 जीरो और ये डेसिमल आ गया, 16 8 जा कितना हो जाएगा सर, 16 8 जा कितना हो जाएगा, कितना होगा यार, 16 8 जा 128, कितना हो जाएगा 128, तो 12 हो गया, 16 1 जा 1, तो 12 ऐड करोगे, तो 12 ऐड करोगे 288 आ जाएगा। इतना होगा, इंटू 10 की पावर कितनी होगी -24। अब इसको सर 10 की पावर -22 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.88। 2.88 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। 2.88 को राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। पक्का, बाप रे बाप, अरे गजब फंसे यार। एक मॉलिक्यूल का मास बेटा, कहां, क्यों क्यों नहीं हो रहे न्यूमेरिकल्स। हाँ कोई बात नहीं, एक बोल रहा है सर कैलकुलेशन में टाइम लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये वाली गलती मत कर। 180 ग्राम मास नहीं था ना, 180 ग्राम किसका मास होता, एक मोल का मास होता। वो क्या बोल रहा है बेटा, वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है, फंस गए। हाँ 1.67, ठीक है 1.6। अरे कैलकुलेशन फास्ट करना था इसलिए कर दिया भाई, कैलकुलेशन फास्ट करना था इसलिए कर दिया। अच्छा पक्का कर लोगे, अगला क्वेश्चन कर लोगे। चलो एक अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, निकालो, क्या है अगला क्वेश्चन निकालो जल्दी। अरे मुझे तभी भी मजा आएगा ना यार, करो। अरे गलती करो कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से सीखने हैं, अभी हम सीखने आए हैं, गलतियों से सीखेंगे। बस टेस्ट होगा, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन फोड़ के आएंगे, ये होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन। अब हाइड्रोजन है तो यहां पे कौन सा गैस लिया जाएगा, हाइड्रोजन, यहां O2, यहां नाइट्रोजन, यहां क्या लिया जाएगा CO2। बताओ किसमें सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, किसमें सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल से भी डिसाइड हो सकता है।
मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स से भी डिसाइड कर सकते हो। कैसे? क्योंकि सर नंबर ऑफ मोल्स का ही रेशियो तो मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही किससे होगा? मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा। यही होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ही क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स का रेशियो हो जाएगा। पक्का हो जाएगा। सर क्या होगा? ये देखो ना, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? हाइड्रोजन के 2/2, एक मोल होगा। एक मोल मतलब क्या हो गया? Na मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, ये देख भाई, इसके नंबर ऑफ मोल्स, लिस्ट नंबर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे कम किसके हैं? 8/32 हो गया। सर ये 1/4 मोल हो गया, और 1/4 मतलब Na/4 मॉलिक्यूल्स हो गए, Na/4 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इसका देखो, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है, 4/28, 1/7 मोल आ गया, और 1/7 मतलब Na/7 मॉलिक्यूल्स आ गए, Na/7 मॉलिक्यूल्स आ गए। सर देखिएगा, इसको निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, सर ये कितना हो गया? 16/44। ये कितना हो गया? ये 4/11 मोल्स आ गए, और 4/11 मोल्स को इंटू Na कर देंगे, क्या हो जाएगा? कल ही हमने पढ़ा है सर, इसको क्या लिख सकते हैं? Na/11/4 लिख सकते हैं, और Na/11/4 को क्या लिखेंगे? 2.11/4, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? Na/2.3 ना, तो 2.7 इसके आसपास आ जाएगा। सबसे ज्यादा लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास हैं? सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके पास हैं? Na/4, Na/7, Na/2.7। किसके पास सबसे कम मॉलिक्यूल्स हैं? सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके पास हैं? C के पास। C के पास सबसे कम है। सर C के पास सबसे कम होंगे ना, 11/4 आ गया। 11/4 को क्या लिख सकते हो बेटा? 2.7 लिख सकते हो ना, 2.7 ले सकते हो। अरे गलती हो गया, होने दो ना, 2.75, क्या ही फर्क पड़ रहा है। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर को सर 1 से डिवाइड कर रहे हो, एवोगाड्रो नंबर को 4 से, एवोगाड्रो नंबर 7 को, एवोगाड्रो नंबर से। सर सबसे ज्यादा किस में होंगे? सबसे कम किस में होंगे? C में होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना, गलती से, अरे बेटा गलती से सीख, कोई बात नहीं। जिन लोगों ने A करा, मैं बस सिखाने आया हूं। मैं तो तुम्हें सीधी सी बात है, हाईएस्ट किसने बोला था भाई? हाईएस्ट किसने बोला था? हाईएस्ट नहीं निकालना था आपको, हाईएस्ट नहीं निकालना था। आज हम लोगों ने क्या कर लिया है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कर लिया है। प्लीज भैया, कल अपने पास हम लोग फिर से कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, और साथ साथ में ये सारे फिर से सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। होमवर्क डीपीपी नंबर 4 आ गया होगा शायद आज आपके पास। डीपीपी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, डीपीपी नंबर 4 अटेम्प्ट कर लीजिएगा, होमवर्क अटेम्प्ट कर लीजिएगा। प्लीज गलतियों से सीखिए, अपना रिवीजन बढ़ाइए, रिवीजन बढ़ाइए, रिवीजन बढ़ाइए। दो ही चीजें आपको अच्छा करा सकती हैं कॉन्सेप्ट्स को, रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस, रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस, रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस। एकदम फोकस्ड होकर प्रैक्टिस करो, एकदम फोकस्ड होकर रिवीजन करो, बाकी मोल मोल तो होता ही रहेगा। ठीक है, यस। कल की क्लास में, आज हमारे सारे लॉज हो चुके हैं, आज हमारे सारे लॉज हो चुके। केबीडी का हाँ टाइम थोड़ा बढ़ाते, लेकिन फिर वो तुम्हारे लिए दिक्कत आ जाएगी, मेरे लिए भी। अभी कल अपने पास कल की क्लास में हमें कुछ इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारी चीजें करनी है। फिर से मोल के क्वेश्चंस फिर से कल की क्लास में आएंगे, मजा आएगा। ओके चलो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। हाँ ठीक है, तो चलो मिलते हैं। मॉड्यूल से बेटा आज होमवर्क नहीं दूंगा, कल होमवर्क दे दूंगा। मॉड्यूल से होमवर्क कल मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल की क्लास में। और कल की क्लास में फिर से तूफानी कुछ होने वाला है, पढ़ के आइएगा, क्योंकि बहुत हार्ड पढ़ाने वाला हूं मैं। हाँ, काफी हार्ड पढ़ाने वाला हूं। गाना मैं ऐसे नहीं गाता, बीच बीच में गाता रहता हूं। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हाँ लास्ट में आगे फरमाइश कर रहा है, ऐसे लास्ट में मैं कभी कभार गाता हूं। ठीक है, गाने में बीच में सुनाता, इतने गाने सुनाते रहता हूं यार, तुम्हें क्या लगता है? ऐसे क्रिएटिव गाने सुनाता रहता हूं कि सुन के ऐसे कान है, हाँ अच्छा ये भी है। हाँ ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहो। ओके बाय बाय।